आदमी को ना तमाम ज़िंदगी क्लीशेस का कत्ल करना चाहिए। जैसे मेरे हाथ में ये कुल्हड़ है, तो हमको हमारे और इन लोगों के भी पुरखे हैं, अभी देखेंगे ये लोग जब कैमरा खुलेगा, नहीं दूसरा कैमरा जब ऑन होगा। तो कबीर दास जी का एक बड़ा अच्छा माटी कहे कुम्हार से करके पद है, उसके बात की जा सकती है। इसके भीतर चाय है, उस पर बात करेंगे तो अखंड क्लीशे हो जाएगा। काहे से चाय पे प्रधानमंत्री जी पर्याप्त बात कर चुके हैं 2013 से। तो लल्लन टॉप अड्डे में बहुत दिनों बाद हमारी वापसी हुई है। काहे से कि लल्लन टॉप के 3 बहुत पक्के वाले दोस्त आए हैं, इतने पक्के आए कि हम फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाले दे रहे हैं। एक हैं जिनसे आप पहले कई बार मिल चुके हैं, बहुत ऊटपटांग बातें करते हैं, उनके पास तौलिए, जूते और चश्मे का बहुत अच्छा कलेक्शन है। इन सबसे इतर वो कभी कभी और इधर लगभग लगातार अच्छी फिल्में बना रहे हैं। पिछली फिल्म में बहुत कुछ कहने की कोशिश की थी तो ठीक से लैंड नहीं हुई थी, और हमारा उनका वैसा रिश्ता भी है कि बात ईमानदारी से हो। इस बार लग रहा है ट्रेलर देख के कि ज़रूरी फिल्म भी है और सधी हुई भी है, प्रयोग भी है, कास्टिंग भी बहुत तगड़ी है। इन भाई साहब का नाम अनुभव सिन्हा है, बीटेक डिग्रीधारी हैं। बीटेक है कि बीई? बीएससी इंजीनियरिंग। बीएससी इंजीनियरिंग थोड़ी होता था ये, इसीलिए छोड़ दिया। पूरा नहीं किया था? नहीं, पूरा करके भी छोड़ दिया। अच्छा, डिग्री लेके वो पेशा छोड़ दिया? 1 साल नौकरी करके। कहाँ पे? यहीं दिल्ली, फरीदाबाद। आपकी टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? बालमोंग। क्या है ये, कोई ब्रांड है? यस। बहुत महंगा आता है जी। कितना? काफी। ठीक ठीक लगा लो, कितना, थोड़ा आइडिया लग जाए ना। एस्पिरेशनल जनता भी है ना। इस शो से बड़ा है। इस शो से बड़ा है। कैसा दर्प कैसा सरकारों सा घमंड चू रहा है इस बयान से। मैंने कोई बात नहीं की सरकार पर। हाँ, तुमने फिल्म आ रही है भीड़, 24 मार्च को, जरूर देखिएगा। अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट की है। ये बीच बीच में बोलना है, जैसे हम जब रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो संपुट लगता है ना, मंगल भवन अमंगल हारी, तो उस तरीके से ये संपुट लगना है। ये आशुतोष राणा हैं, इकलौती बार मैं इनका पूरा नाम बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी से फ़ोन पे दादा बोलता हूँ तो फिर इंटरव्यू में भी वैसे ही बोलना चाहिए। हालांकि ये इनसे 2 साल बड़े हैं। आप 65 के हो, आप 67 के हो? नहीं, उम्र में नहीं, आधार कार्ड पे जो ईयर ऑफ बर्थ है। हाँ। मैं 74 का हूँ। हैं? अब हमको वो वासे पर याद आ रहा, हम अभी पैदा हुए, हैप्पी बर्थडे। नहीं, मैं 65 का हूँ। तो ये आशु दादा हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सच्चा बोलते हैं। जितना ये बोलते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा इनकी आंखें बोलती हैं। और जब हमें सिनेमा का ठीक ठीक शऊर आना शुरू हुआ था तो इनकी देह भाषा हमें खूब आतंकित करती थी, क्योंकि तब इन्होंने जो गोकुल और लज्जा के किरदार किए थे, या उससे भी पहले उस सीरियल स्वाभिमान को हम देखा करते थे, जिनके बारे में हमने सुना था कि इसे किन्हीं शोभा डे ने लिखा है, जिनको अमीर और डिज़ायर से भरे हुए चमकीले लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने हिंदी में कुछ लिखा है तो उससे देखना चाहिए, तो उससे हम भी थोड़ा अहर्ता अर्जित कर लेंगे उस सितारों से भरी दुनिया में दाखिल होने की। तो उसमें त्यागी का किरदार था, है ना। ट्विटर पर खासे सक्रिय रहते हैं और अपनी लाइन भी क्लियर रखते हैं, वहाँ पे गोल मोल नहीं है इनका हिसाब किताब ट्विटर पे। ये राजकुमार राव हैं और इनको ये ज्ञान प्राप्त है कि क्रांति ट्विटर पे नहीं होगी, इसलिए ट्विटर पर सिर्फ फिल्मों के प्रचार पे बात करते हैं और फिल्मों में भी सिर्फ फिल्म के कंटेंट पर बात करते हैं, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान अभी लोकतंत्र के उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जब आपके फिल्मी सितारे अपने पॉलिटिकल रुझानों के बारे में खुलकर बात करें और आप उसको पचा भी पाएँ। तो जब तक आप अपनी छोटी आंत बड़ी आंत को मजबूत करें तब तक ये सिर्फ एक्टिंग पे बात करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आप तीनों लोगों की फिल्म आ रही है भीड़, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 मार्च की हैं? 24 मार्च को 24 मार्च को आ रही है। पर सब लोग ये जो ट्विटर पे आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके और टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार के झगड़े की बात उछाल रहे हैं। बॉट के अलावा और भी कोई जवाब है आपका? नहीं, बॉट का तो बिल्कुल ही जवाब नहीं है मेरा। एक जवाब में आपने कहा कि बॉट्स हैं, दूसरे में आपने कहा नसीब किसने रिलीज की कौन याद रखता है, फिल्म पे बात करिए। इस तरह के कुछ एक जवाब आप दे चुके हैं। हाँ, मैंने आज फेसबुक पे एक पोस्ट भी लिखा है। हाँ बताइए। वो नहीं पढ़ा होगा आपने, उसमें कंट्रोवर्सी नहीं है ना। नहीं, लल्लन टॉप कंट्रोवर्सी की तलाश भी नहीं करता है, वरना तो हम आपके जिम लुक पे बात करते हैं ना। नहीं, जिम जाते हैं आप? नहीं यार, 2-3 महीने से नहीं गया। और वो जो है आप एक शूशा सीख रहे थे, ताइची बोलते हैं उसको।
देखिए संप्रेषण संप्रेषण हो गया, आप समझ गए। नहीं नहीं यार, कुछ नहीं, भूषण से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। दोस्त है आपका पक्का? बिल्कुल दोस्त है हमारा। ऐसे ड्रंक कॉल करते हो उसको 2 बजे? ही डजंट ड्रिंक नो, तो ऐसे जब ड्रंक कॉल उसको किया जाता है जिसको दारू का मजा समझ में आता हो। इन दोनों में किसी को? ये मतलब यूजलेस लोग हैं, वेजिटेरियन हैं, दारू नहीं पीते, ऐसे लोगों से मैं ज़्यादा बात नहीं करता। काम करते हैं? हाँ, काम बेहतरीन करते, तो काम करता हूँ इनके साथ। पहली दफा काम किया है? किसके साथ? आशुदा के साथ। इन्होंने अपना पहला काम मेरे साथ किया था, मेरा भी पहला काम था वो। शिकस्त। हाँ हाँ, आप विनीत दादा। करेक्ट। हाँ, मनोज, आशीष। मनोज भैया को उसी के लिए पेमेंट नहीं मिला था ना कि तुम तो गूंगे थे, तुमने किया ही क्या है? तुम्हारे डायलॉग नहीं है। तुम्हारे तो डायलॉग ही नहीं है। तो फिर मनोज ने वो छोड़ दिया, उसके बाद वही रोल छोड़ दिया, रोते रोते 12-14 किलोमीटर वॉक कर गए थे। वही रोल पर हमने वही रोल आशु ने किया था। और आपके भी डायलॉग नहीं थे? हाँ मतलब, लेकिन जो देना था वो दे दिया उन्होंने, और हमने भी ये माना कि जब तक, हमारा सिद्धांत ये है, जैसे एक सफल वकील होता है, वो जिस दिन फैसला होता है उस समय तक उसको जो फीस मिल जाए वो समझता है कि यही अंतिम फीस है क्लाइंट के साथ, उसके ऊपर तगादा नहीं करना चाहिए। अगर तगादा करेंगे तो वो दूसरे क्लाइंट नहीं आने देगा। तो इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए कि बस भैया हो गया, मिल गया, बहुत है। ये बात आप अनुभव सिन्हा को देखते हुए कहना चाहते थे क्या? नहीं, ये तो उसमें प्रोड्यूसर कहाँ थे, ये तो उसके निर्देशक नहीं नहीं, अभी इस वाली के तो है। नहीं, इसके तो इनके साथ शिकस्त के बाद मैंने मुल्क की, और मुल्क के बाद फिर हमने भीड़ की। और ये दोनों ही फिल्में, जो मुल्क भी कहें तो वो भी अपने आप में एक कमाल की फिल्म थी, जिसने एक स्टेटमेंट क्रिएट किया। और फिर ये जो भीड़ है जो इन्होंने बनाई, ये भी एक अद्भुत फिल्म है। और अद्भुत इसलिए कहेंगे हम क्योंकि ये किसी व्यक्ति की कथानक नहीं है, ये पूरी की पूरी वैश्विक जो त्रासदी थी और पूरी की पूरी मनुष्य जाति के ऊपर जो एक विभीषिका आ गई थी, जिसके कारण मनुष्य तो मर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर मरी हुई मनुष्यता जागृत हो रही थी। तो कभी कभी आपदाएं आपके अंदर जो होती हैं, वो हो सकता है कि मनुष्य का शरण हो जाए, लेकिन मनुष्यता का जागरण हो जाता है। तो ये उस कथानक के ऊपर इन्होंने भीड़ नाम की जो फिल्म बनाई है, तो वो मेरा इनके साथ तीसरा काम है। आप ये बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कथा सरित सागर के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर पहुंच गए, लेकिन उसके पहले इस आपदा में मानव की निर्मित कितनी थी, मानव का योगदान कितना था इस आपदा को आपदा बनाने में या और भीषण करने में? देखिए, थोड़ा उस पर भी बात करें। हाँ बिल्कुल। अगर देखें तो मनुष्य विकृति और प्रकृति दोनों की जो घटनाएं होती हैं उनसे कहीं ना कहीं शिकार होता है। विकृति मनुष्य निर्मित होती है, प्रकृति की मार तो मनुष्य फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि प्रकृति हमेशा से आपके मरण के लिए नहीं, आपके पोषण के लिए और आपके रक्षण के लिए, आपके सृजन के लिए तमाम आपदाएं देती हैं, ताकि आप खुल के खड़े हो सकें। लेकिन विकृति की जो मार होती है वो निश्चित रूप से बड़ी भयानक होती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ सृजन का भाव नहीं होता, उसमें विध्वंस का ही भाव होता है। तो ये अभी जैसा कि चल रहा है कि मनुष्य, जो हमने कोरोना काल में देखा कि मनुष्य ने अपनी क्षमताओं से बढ़कर कहीं ज़्यादा, हम एक बड़ी व्यवस्था के छोटे कलपुर्जे हैं, लेकिन जैसे गज को संचालित करने वाला अंकुश अगर गज से बड़ा हो जाए तो फिर वो गज को संचालित नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मनुष्य भी कहीं ना कहीं बड़ी व्यवस्था का छोटा कलपुर्जा होने के बाद स्वयं को व्यवस्था का अंग नहीं बल्कि व्यवस्थापक मानने लगा है। और जब वो मानता है तब कहीं ना कहीं प्रकृति अपने उस विराट रूप को दिखाती है कि हल्की सी पलक झपकाती है और उसमें उसको अपनी क्षमताएं, अपनी सीमाएं याद आ जाती हैं और उसके भागते हुए कदम कहीं ना कहीं जड़ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रकृति और विकृति के बीच का जो द्वंद्व है, संघर्ष है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आदमी ने मौत को ललकारा है, आदमी ने क्या है वो, आदमी ने मौत को ललकारा है, आदमी ने, भूल गया मैं, अभी रास्ते में आपसे चर्चा कर रहा था, मैं इसकी सुना रहा था। आदमी ने जीते हैं तीनों लोक, पर आदमी ही आदमी से हारा है। ये बीच की एक लाइन मेरे दिमाग से निकल रही है, अभी आ जाएगी ध्यान, थोड़ी आ जाएगी।
तो ये तो बहुत दार्शनिक निष्पत्ति वाली बात हो गई। अब आप थोड़ा भदेश रिलेटेबल उदाहरणों से बताइए। आदमी आदमी के ऊपर स्प्रे छिड़क रहा है, आदमी आदमी से कह रहा है कि अफवाहों का तंत्र मजबूत करो ताकि सब एक साथ बस स्टैंड की तरफ भागें। आदमी आदमी को खबरें पढ़कर सुना रहा है कि बीती शाम कुछ सूखी रोटियों के साथ कुछ लोग झपक गए थे रेल की पटरी पर। आदमी आदमी को बता रहा है कि कोविड के काल में जो भी सरकार की आलोचना करेगा वो कुछ कम वफादार होगा देश के प्रति। ये सब इतने आदमी, इसमें से कितने आदमी भीड़ की भीड़ में आ पाए हैं? सारे तो नहीं आ सकते। वो क्या है ना कि वो ख़ास तौर पे जब बुरा वक्त होता है ना तो ग्रे के बहुत सारे शेड्स बनते हैं, बहुत सारे, क्योंकि इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और फिर कई बार वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो शायद मॉरल नहीं होती लेकिन नीडेड होती हैं। तो वो शेड्स खोले थे सबके। आप कितने सेंसिटिव हो सकते हैं, आप कितने इनसेंसिटिव हो सकते हैं। तो बहुत सारे किरदार थे उस ज़माने में जो हमारी जो मेमोरी में अटक गए हैं। तो वो सारे तो नहीं आ सके पर काफ़ी सारे ऐसे आते जाते, कुछ डिटेल में कुछ कम डिटेल। क्या था राइटिंग प्रोसेस? आपने और सौम्या ने फिल्म लिखी? मैं, सौम्या और सोनाली। ओके। तो मैं अनेक शूट करने जा रहा था उस समय, तो उस वक्त तक ये आइडिया दिमाग में आ चुका था और उस पर काफ़ी बातचीत हुई थी। तो मैंने इन लोगों से कहा था कि ऐसा एक चेक पोस्ट है जहाँ पे एक जैम लगा है, तो बनाते हैं, कुछ किरदार बनाओ। तो ये कह के मैं चला गया। जब मैं लौट के आया तो एक 100 पेज का उन्होंने कुछ एक ड्राफ्ट लिखा था जो मुझे नहीं अच्छा लगा, पर उसमें कुछ किरदार बड़े अच्छे थे। तो मैं उनको लेके आगे चला। फिर एक ड्राफ्ट मैंने लिखा जो उनको नहीं अच्छा लगा, फिर एक उन्होंने लिखा जो मुझको नहीं अच्छा लगा, फिर एक मैंने लिखा जो उनको नहीं अच्छा लगा। और करते करते हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां हम एक दूसरे के ड्राफ्ट्स अब अच्छे लगने लग गए। और ये एक छलनी सी थी जिसमें से सिचुएशंस और किरदार छनते चले गए नीचे, और बाद में जो बचा वो फिल्में हैं। और डायलॉग राइटिंग? डायलॉग राइटिंग यार बहुत सारी हम तीनों ने की है, पर डायलॉग राइटिंग को एक बहुत सटल पॉलिटिकल टोन है। पॉलिटिकल टोन नहीं, एक्चुअली सही शब्द होगा कि हमारे यहाँ जाति, जेंडर, क्लास को लेकर जितने भी तरह के भेद हैं ना, उनके बारे में फिल्म चीखती नहीं है। जैसे राज का बड़ा प्रभावशाली किरदार दिखता है, आशुदा का बड़ा प्रभावशाली, पंकज जी का बड़ा प्रभाव, तो वो चीखती नहीं, पर बहुत सटल ढंग से आपको समझ में आता है कि ये तारीफ थी। शुक्रिया। तो डायलॉग को कभी भी ना, ज़्यादातर डायलॉग को माना जाता है कि लफ्फाजी को डायलॉग समझते हैं, जबकि डायलॉग में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि कहना क्या है, और फिर भाषा और शब्दों का कम खेल होता है कि कैसे कहना है। तो इस फिल्म में हम तीनों का क्रेडिट है डायलॉग में, वो इसलिए कि उनकी भाषा शायद उतनी अभी मजी हुई नहीं है, ज़्यादा अंग्रेज़ी मीडियम की पढ़ी हुई बच्चे हैं, लेकिन सारे वो थॉट्स कि क्या कहना है वो सारे हमारे साथ बनाए हुए हैं। और मतलब वो देखने में ऐसी कोमल सी और कम उम्र लगती हैं, बट एक्सट्रीमली पॉलिटिकल लड़कियां हैं दोनों। जैसे ये दोनों लोग हैं, हाँ, तो इन दोनों की एक कलाकार के तौर पर बहुत ही समृद्ध बैकग्राउंड है। मतलब दद्दा का निर्देश मिलने के बाद की जो जर्नी शुरू होती है मध्य प्रदेश से आशुदा की, उसमें बहुत ऊपर नीचे हैं, कई श्रृंग और गर्त हैं। इनकी साहित्य की, भाषा की, राजनीति की सेंसिबिलिटी है। राज ने खूब सारा थिएटर किया हुआ है, खूब अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, है ना, बहुत वेरिएशन है। ये लोग जब अनुभव सिन्हा के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, पहले इनसे जानूंगा मैं, तो किस तरीके से योगदान होता है? वो सिर्फ उतना है कि अच्छा ये फाइनल ड्राफ्ट है, आप पढ़ लीजिए, एक सिटिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन, या ये अपना एक उसके आगे पीछे का बिल्ड करते हैं कैरेक्टर? कैसा था? मुझे काम हमेशा से करना था अनुभव सर के साथ, जब से मैंने मुल्क देखी, और मुझे तो रावण भी बहुत अच्छी लगी थी, तो उनके साथ काम करना था हमेशा से। पर मुल्क देख के और आर्टिकल और थप्पड़ देख के तो ऐसा हो गया था कि ये तो मतलब बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स जो हमारी कंट्री में इस वक्त फिल्में बना रहे हैं और जो बातें कह रहे हैं,
तो हम मिलते रहते थे, हम बहुत बार मिले थे। सर ने शाहिद देखी थी, सर शाहिद से भी बहुत खुश हुए थे, तो हम मिलते थे बीच बीच में बहुत बार। पर फिर था कि सर करना है कुछ साथ में, तो फिर भीड़ जब क्या बोलते हैं, जैसे ऐसे एक एक्टर है, अच्छा एक्टर है, एक्टिंग आती है जिसको, है ना, ये अलग से बोलना पड़ता है क्योंकि सबको नहीं आती और वो एक डायरेक्टर से मिल रहा है, तो एक एक्टर डायरेक्टर की क्या संवाद होता है? क्या ये वैसे बोलते हैं हाँ यार कोई अच्छी तुम्हारी लाइक स्क्रिप्ट आएगी तो मतलब? अब वो तो काम की बातचीत होती है। उसके अलावा वैसे भी हम जब बैठते थे तो हम दुनिया भर की बातें करते हैं। अब तो खैर हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो अब तो हम वैसे भी सब उन्होंने चीज़ आपको discuss ब्रेड कर बेक लेते हैं। करके खिलाई है? ब्रेड बेक करके खिलाई है सब। मैं इनके घर पे ही रहता हूँ, दूसरे तीसरे दिन इन्होंने एक बहुत अच्छा सा घर बनाया है, तो वहाँ पे मैं और पत्रलेखा काफ़ी पाए जाते हैं। इनकी नया घर balcony में बनाया बैठे है हुए। हाँ, आओ बॉम्बे इस बार। हाँ, तो जब हम मिलते थे तो बहुत दुनिया भर की बातें होती थी, फिर उसमें एक हल्का सा जिक्र ये भी होता था कि कुछ करेंगे साथ में। सर कहते थे कि हाँ यही कुछ अच्छा होगा तो ऑफकोर्स मैं लाऊंगा तुम्हारे पास। तो फिर भीड़ के लिए ऐसा ही हुआ कि आई थिंक हम मिले और सर ने बोला ये कहानी है। मैंने बोला, सर आप बना रहे हैं बस, और क्या चाहिए। तो आई वॉज मोर देन हैप्पी कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। फिर सर ने जब कास्ट बताई कि आशु सर है, पंकज जी हैं और भूमि है, लाइक और सब हैं, ये तो कमाल की कास्ट है। मतलब इनके साथ और पंकज जी के साथ तो काम करना इट्स लाइक पहली बार काम कर? पहली बार काम किया है और इनको देखा है, मतलब अपने जब हम सीख रहे थे स्कूल में व्यक्ति रूपेण हाँ, संस्थिताम्। देखा है, इनसे सीखे हैं हम। तो उनके साथ काम करने का मौका तो वैसे ही अपने आप में एक था कि ये तो एक्सपीरियंस नहीं छोड़ सकते आप। पर जब बहुत टफ फिल्म थी, हालांकि बहुत मुश्किल फिल्म थी, एक दिन की कहानी है फिल्म की, मोस्टली जो है वो एक ही दिन में होता है सब, जैसे न्यूटन थी शुरू होती है, पर मोस्टली जो फिल्म है वो एक दिन की कहानी बहुत बढ़िया काम था आपका न्यूटन में भी। थैंक यू भाई। इसमें एक इतना कमाल का डायलॉग है, मैं इतना कोट करता हूँ, जिसमें संजय मिश्रा का किरदार इनको समझा रहा है कि तुम ईमानदार हो, ये दिक्कत नहीं है, तुम्हें अपनी ईमानदारी का घमंड बहुत है, प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम वहाँ है जी प्लीज कंटिन्यू। तो उनके साथ काम करके एक तो वो बहुत फ्रीडम देते हैं, और पहली बार आई थिंक ऐसा हुआ होगा कि मुझे बहुत इम्प्रोवाइज करना अच्छा लगता है। हाँ यही जानना चाह रहा था कि क्या फ्रीडम देते हैं, बहुत freedom मतलब देते डायलॉग इधर से उधर, ये इसको नहीं, ऐसे वो कर कर लूं, सकते ये हैं, वो ऐसा देते हैं कि आप कर लो, लेकिन वो इतनी अच्छी लिखाई होती है ना, इतना थॉटफुल होता है, हर एक लाइन इतनी थॉटफुल होती है, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं बहुत टाइम राइटिंग में, जो बहुत ज़रूरी है। और इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जो डेली अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, सेट पर शूट को स्टार्ट करने से पहले डेली अपनी script मतलब उस दिन के सीन पढ़ते हैं, पूरी स्क्रिप्ट, रोज पूरी स्क्रिप्ट? मैं 5-5, 6-6 बार पढ़ता हूँ, ज़्यादा भी पढ़ता हूँ। कमाल है ये। नहीं कितना, 100-125 पन्ने का ड्राफ्ट होगा? नहीं 75-80। पर वो क्या होता है, आप जब इतनी बार पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपको शब्दशः नहीं पढ़ना पड़ता। फिर आप वो क्या होता है प्रोसेस कि आप शूट कर रहे हैं, आपकी 14 दिन की शूटिंग हो गई है, तो कुछ सीन आपने देख लिए हैं इन अ वे, और कुछ सीन आपके दिमाग में हैं कि ये कैसे बनेंगे। नए एक्टर्स आ रहे होते हैं, तो वो सीन जैसा सोचा था उससे थोड़ा अलग हो गया होता है, भले बेहतर ही हुआ होता है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा तो होता नहीं कभी। तो वो पढ़ने से ज़्यादा फिल्म को देखने का एक प्रोसेस होता है कि इसके बाद ये हुआ, ये डायलॉग, अच्छा नहीं डायलॉग जहाँ सीन 22 है तो सीन 21 में ये कर चुके हैं, तो उस Correct, flow में ये correct. कहाँ वो पे तो होगा? शायद उस पे इम्पैक्ट, अगर 21 में कुछ अलग हो गया है तो अभी उसका इम्पैक्ट 24 में पड़ सकता है, तो उसके लिए भी आई थिंक Correct. ग्राफ के लिए पर फ्रीडम बहुत देते हैं, Dialogue सबको change काम करते करना हैं कर सकते हैं, लेकिन इनके जैसे मैंने कहा लिखाई इतनी अच्छी है कि मैंने आई डोंट थिंक सो कुछ इम्प्रोवाइज किया, हार्डली कुछ भी। कुछ बस वही फ्लो में जो बोलने में हाँ, साहित्य ये- इधर उधर हो गई हो। टू मेक इट मोर कॉन्वर्सेशनल, कुछ ऐड थोड़ा बहुत किया होगा, पर निकाला कुछ नहीं। कैसे करते हैं ये? ऐसे मॉनिटर से उठ के आते हैं, बताते हैं कि ये वाली भागते चीज रहते हैं। ऐसे बोल के दिखाओ, ऐसे? नहीं वो नहीं करते, वो कभी भी करके नहीं दिखाते वो, क्योंकि वो ट्रस्ट है उनका अपने एक्टर्स पे, लेकिन वो सेट पे भागते हैं सारा दिन, वो मॉनिटर के पीछे बैठते नहीं है। मतलब एक बार तो कितनी बार कच्चे रास्ते पे हम लोग शूट कर रहे हैं, कितनी बार मैं चिल्लाया हूँ सर भागिए मत, गिर जाएंगे, तो बहुत जोर से गिरेंगे। हाँ इस उम्र में रिपेयर भी देर से होता है अभी तो आप बोल रहे थे, अब देखो ऐसे घूर रहे हो। उम्र तो हो गई है ना गुरु, इरादे भले ही ना बीते हो। उम्र दिमाग में होती है, अपनी बात करो, हम तो जवान आदमी है, हाँ जवान आदमी। क्या नाम है? बालमैन? ऐसे शायद इसको मैंने बोल दिया था उस समय, इसको बालमा बोलते हैं शायद, बालमो? या फ्रेंच ब्रांड है यार। पर बहुत मजा आता है। अभिजात लोगों का इस चीज पे बड़ा जोर होता है कि लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच भाषा के शब्द बोलते हुए अपनी जीभ को कितना वक्र कर पाए वो। तीनों भाषाएं सेम ही है वैसे। हाँ देखा। लेकिन उनके सेट पे मजा बहुत आता है। नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ ये कैसे डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा? नहीं वो बताते हैं सीन, हम पढ़ते हैं कि कैसे, तो अपना शॉट लगाते हैं कि हाँ। मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ से ये करते हैं और तुम यहाँ से आओगे, है ना, ये एक बार कर लें क्या, एक बार पढ़ लें क्या। तो एक बार रिहर्स कर लिया। हाँ फिर आपको अगर लगता है कि नहीं सर मुझे लग रहा है कि एक्चुअली मैं इसको यहीं पे करूँ, तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड है कि नहीं ऐसा ही होगा, तो बहुत छूट देते हैं एज एन एक्टर।
कि नहीं तुमको क्या तुम्हें लग रहा है इम्पल्स आ रहा है, करके देखते हैं एक बार, तो बहुत छूट देते हैं उस लिहाज से। लाइक और सेट इनका इतना मज़ेदार होता है ना, मतलब सेट से जाने का मन नहीं करता है। क्यों, ऐसा क्या होता है? अरे मतलब खाना पीना, 4 काउंटर आते हैं डेली, पैकअप हो जाता था हमारे 3:30 बजे। कहाँ विंटर्स में शूट शूट कर रहे थे, लखनऊ। विंटर्स में शूट कर रहे थे तो लाइट चली जाती थी। लखनऊ का उधर बाराबंकी की तरफ से? यार मैं ना, मैंने 5 फिल्में शूट करी लखनऊ में। मुझे गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो मुझे रास्ता ही पता नहीं, गाड़ी चलाई नहीं मैंने कभी। I think तो airport से पहले कुछ राजा left खेड़ा लेके नाम की आ एक गया था। जगह है, हाँ हाँ। वहाँ पे वहीं पे आर्टिकल 15 शूट हुई है और वहीं पे भीड़ क्या shoot रति हुई। शंकर करते हैं क्या? नहीं, अच्छा, वो डिक्की आपके प्रोड्यूसर अलग है। डिक्की करने, लखनऊ तो डिक्की करता है मुझको। अच्छा, रति और वो तो फिल्म विकास बनारस वाला सब्सिडी भी मिलता होगा? मुझे 1 रुपया नहीं मिला आज तक यार। क्यों, अप्लाई नहीं किया क्या? नहीं अप्लाई किया। भीड़ के बारे में बात करते हैं। योगी जी से अपने सैद्धांतिक विरोध डिस्कस नहीं करना चाहेंगे? हाँ करेंगे, कभी भी कर लेंगे। जी। तो मज़ा बहुत है वही कि पतंग उड़ाते हैं, पैकअप के बाद बैठे रहते हैं, ऐसी बातें चल रही है। भूमि, मैं और सर और पंकज जी भी, पंकज जी के बारे में सुना था ना कि बहुत मतलब वो अलूफ रहते हैं और बात नहीं करते, तो वो शामिल होते थे यार हंसी मजाक में। तो वो अपने आप में आई थिंक एक अचीवमेंट था कि उनको वो आपके हंसी मजाक में शामिल हो रहे हैं, अपने किस्से शेयर कर रहे हैं। उनका बता दो गुरु, उनसे हम एक ही बार उनका इंटरव्यू कर पाए हैं, और वो हातिम ताई थी, इसमें था एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है अलफ लैला या हातिम ताई किसी में था? नहीं वो बहुत अच्छे हैं, ऑफ कोर्स हमको पता है उनके टैलेंट के बारे में, तो मैं क्या ही बोलूँ। किसी ने हमको बम्बई में कहा कि पंकज जी को किसी ने कह दिया था कि अब पंकज जी कहने लगे थे अब मेरी उम्र बहुत हो गई, अब मैं नेगेटिव रोल नहीं किया करूंगा। ऐसी भी मैंने एक गप सुनी मुंबई में। नेगेटिव नहीं, एक ऐसी इसके आसपास की बातचीत मुझसे हुई थी। क्या? मैं 10 के बाद कभी काम हुआ नहीं उनके साथ। हाँ। 10 2004 में शूट की थी। हम्म। फिर अभी फोन किया मैंने, तो वो एक तो कुछ शूटिंग कर रहे थे, तो ऐसे मुझसे पहले यार यार करके बात करते थे, तो उन्होंने फ़ोन पे बेटा बेटा करके बात की। तो मुझे लगा पता नहीं नाराज़ हैं किसी बात से, क्या है। तो फिर जब मिले तो मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, ये बेटा कब से हो गया, मतलब मैं तो छोटा भाई हूँ ना आपका। अरे यार मेरी उम्र हो गई यार। तो मैंने कहा कोई उम्र नहीं भाई साहब, काम करना है, बतेरा काम करना है। उनकी उम्र याद दिलाई मैंने उनको, कुछ नहीं है ये उम्र। तो उसके बाद से मैंने सुना है, वो मुझे बोल रहे थे कि अब मैं ज़्यादा स्क्रिप्टें पढ़ रहा हूँ और मैं ज़्यादा काम करूँगा, तो देख लेना। बढ़िया। गुड फॉर अस। आपके लिए कैसा तजुर्बा था? एक तरफ पंकज जी, एक तरफ राजकुमार। अब बढ़िया एक्टर्स रहते हैं तो मजा भी आता बहुत होगा। अद्भुत। आपका आधा काम खत्म हो जाता है। आपको सिर्फ रिएक्ट नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है। और अगर आप तमीज़ से अपने नाक कान आँख खुले रखें तो आप काम नहीं कर रहे होते हैं। आधा काम आपका, सामने वाला अगर एक्टर अद्भुत है, चमत्कारी है, तो वो निपटा चुका होता है। आप सिर्फ खड़े रहिए जगे हुए जिंदा तरीके से और अपनी लाइनों को याद रखिए और उसको देखते रहिए। बाकी काम इनका है कि तुमको क्या शूट करना, कौन सा क्लोजअप तुमको मिल गया, कैसा मिल गया। ये 4-5 कैमरे से शूट करते हैं, तो इसलिए अच्छा, वो नहीं होता है कि अब इनका मिड रेप लेते हैं, अब इनका क्लोज ऐसा नहीं, वो भी होता है, लेकिन उसमें भी 4-5 कैमरे चलते रहते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी, आपके मतलब पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक, आप अगर ये सोचो कि नहीं मेरा इतना ही है तो इतना ढीला छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा अलर्ट रहना पड़ता है, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो भले ही आपका इतना हिस्सा दिख रहा है, लेकिन पूरा शरीर आपका एक एक रोम रोम बोल रहा होता है। तो अगर आपके हिस्से में राजकुमार जैसे या पंकज जी जैसे या भूमि जैसी सजग अभिनेत्री या इनके जैसे निर्देशक अगर आपके हिस्से में पड़ जाएं, तो आप सिर्फ वहाँ जाइए, लाइनें याद कर लीजिए जो आपको करनी है और जाके अपने आप को छोड़ दीजिए। मेरा अपना जो तरीका है कि अगर किसी पर मैं भरोसा करता हूँ तो फिर मेरी प्रकृति शिष्य की प्रकृति है, तो फिर मैं उसके साथ प्रश्न नहीं करता। और अगर भरोसा नहीं करता तो फिर उसके ऊपर फिर पूरी लगाम हम अपने हाथ में लेना पसंद करते हैं कि हमें तो एक लाइन बोलते हुए भी संकोच होगा, शर्म आएगी। तो इनके साथ यही है कि अब जैसे अभी हम लोग देख रहे थे रास्ते में, इनकी फ़ोटो सबके साथ है और इन्होंने कहा यार तुम्हारे साथ मेरी फ़ोटो नहीं है। तो मैंने कहा आपने मुझे डायरेक्ट ही नहीं किया। मतलब अगर आपकी मेरे साथ फ़ोटो नहीं खींची, हाँ ये इंस्टा पे डालते रहते हैं, सब इंस्टा हीरो पे हीरोइनों डालते के साथ रहते जो हैं, इनकी सबकी फिल्म दिखा है। रहे थे मुझे, देखो ये आई है, ये आई है, तुम्हारे साथ नहीं है। तो मैंने कहा मुझे कभी डायरेक्ट करने पास आए हो तो आए, क्यों नहीं किया गुरु? वहीं को नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी होगी।
ये लगा होगा कि भाई एक जगह डायरेक्ट कर दो, बाकी का काम ये जो एक्टर जगा हुआ खड़ा हुआ है ये अपने साथ ढकेल लेगा सारी चीज़ों को। बिल्कुल। और उनको ये पता है कि ये आदमी जो है ओबीडियंट टाइप सदन में मतभेद है इस पे, थोड़ा दोनों राय ले लेते हैं। हाँ राजू, पहले आप। राज, नहीं, इन्होंने इस फिल्म का काम देखिएगा, आई थिंक बहुत अलग काम किया सर ने। मतलब हमेशा अच्छा करते हैं, पर इस फिल्म में आई थिंक जो एक मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब ईमानदारी की बात है, हम लोगों की जो चर्चा हर शॉट के बाद चलती थी कि अगर मैं इनसे कहता था कि एक और ले लें क्या, तो बोले क्यों, हम कहे इसमें आशुतोष राणा आ गया है आशुतोष राणा को नहीं आना चाहिए। अब लाइनें जो हैं वो है जैसी हम और आप बात कर रहे हैं, जो अपनी भाषा है। इस बार हिंदी का एक शब्द ऐसा आया जो हिंदी सिनेमा में अब तक नहीं आया शायद। है ना? कौन सा? अंत तो गत्वा। अच्छा ठीक है, अब वो अपने शब्द ये लिखा था या ये फ्लो में बोल गए? नहीं, ये इनका नहीं है, मेरा है। इनका है अंत तो गत्वा। अच्छा, हिंदी वो अच्छी होगी तो सिर्फ आशुतोष की होगी, गलत बात है। हम भी बनारस के हैं। इसकी मुझसे बहुत अच्छी है। हाँ। इस पे कोई डिस्कशन नहीं है। अंत तो गत्वा। हाँ। तो भाषा है अपनी, लेकिन वो साउंड नहीं करना चाहिए कि आशुतोष बोल वो एक समस्या ही होती है ना जो कि ये बोलते तो उसमें एक लय आ जाती है। नहीं, वो आशु के मुंह में हिंदी लगती बहुत अच्छी है, और उसकी आशु की हिंदी का एक म्यूजिक है। हाँ, तो उस वही मैंने म्यूजिक लय से मैं है। बचना चाह रहा था, क्योंकि वो कैरेक्टर एक ऐसी जगह का है और जो वो काम करता है उसमें वो म्यूजिक उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और ये इनकी जो मौन मुस्कान है उसको कैसे काबू किया? वो चाहिए थी, वो चाहिए थी। इसीलिए तो बुलाया था। हाँ, लेकिन बहुत अद्भुत, मतलब काम करते हुए ईमानदारी की बात है। मतलब एक बार एक्चुअली ऐसा हुआ, इसने मुझे आशु ने बोला है एक और करते हैं। क्या हुआ? अच्छा तो था, थोड़ा आशुतोष हो गया था। तो मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा तो हुआ था। राज के साथ कभी ऐसा होता है? नहीं, राज का बहुत एक्चुअली 2 एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ ना। तो जैसे मैं थप्पड़ में कुमुद के साथ शूट कर रहा था, तो मुझे लग रहा था ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो मैं बोल रहा था छोटा रोल है ना, मैं बात कर रहा था अपनी टीम में, छोटा रोल है ना तो शायद इंटरेस्टेड नहीं होगा। ओमपुरी सबसे पहले एक्टर मिले थे जो सेट पे लगता था कि ये शायद कर रहे हैं बस। जब जाके आप स्क्रीन पे देखते थे तो लगता था अरे क्या कर दिया। वो ये 3 एक उस श्रेणी में आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सीरियसली। रिलक्टेंट एक्टर्स? नहीं, ये सिनेमा की भाषा समझते हैं। इनको पता है कि कितना सा करना है। सिनेमा में सबसे बड़ी समस्या है कि वो 100 फुट का स्क्रीन है, और आप अगर अंडर कॉन्फिडेंट एक्टर हैं तो आपको लगेगा कि मैंने कर दिया क्या, हो गया क्या, दिख गया क्या। तो जो चीज आंखों को नहीं दिखती सामने बैठ के, वो पर्दे पे बड़ी होकर दिखती है। मतलब थोड़ा भी इतना लाउड हो गए तो इतना लाउड मतलब दिखेगा। पलक 100 फुट के स्क्रीन पे अगर एक चेहरा रख दो, यहाँ पे कितना, राज का चेहरा कितना है, 1 फुट के आसपास है, थोड़ा कम ही है। इसको 100 फुट का कर दो, और फिर पलक का मूवमेंट देख लो, फिर पुतली का मूवमेंट देख लो, हल्का सा टर्न देख लो, तो वो बड़ा हो जाता है। जिस एक्टर को इसकी समझ अच्छे से हो जाती है, वो एक्टर ऐसा लगता है सिनेमा में कि कर रहा है क्या, इज ही डूइंग इनफ। पर जब आप वहां जाते हैं, दीज एक्टर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट एक्टर, दे आर नॉट इनसिक्योर एक्टर्स। तो मुझे ओम जी का तो कोई रेफरेंस ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कुमुद भाई का तो बिल्कुल ऐसे ही। ओम जी को मैंने बोल दिया था कि मेरा शो कर रहे थे सीहॉक्स, 4 दिन की शूटिंग हुई, मैंने कहा सर छोड़ दीजिए, आप पैसे के लिए कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे। तो बोले क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो बहुत मन से कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है तुम्हारे साथ काम करके। तो मुझे लगता था वैसे सीन देखते थे, से रख देते थे, फिर घूमते रहते थे, इधर उधर मजाक कर लिया, कुछ कर लिया, फिर जाके कैमरे के सामने खड़े हुए, फिर शॉट किया, चले गए। तो मुझे मेहनत करता हुआ एक्टर नहीं दिख रहा था। पर जब मैं एडिटिंग रूम में पहुंचा तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप, तो गेम ही अलग है। क्या रहता है, रोज के रोज एडिट करवाते हैं, कैसे रहता है? यार मैं, हाँ, मुझे शूटिंग चलती रहती है और उधर ही एक होटल के कमरे में एडिटिंग चलती रहती है। कौन करता है एडिट? यशा करती है ज़्यादातर। इस बार ऐसा नहीं हो पाया, कोरोना के चक्कर में यशा निकल नहीं पाई, तो ये फिल्म अतनु ने एडिट की और ये लौटने के बाद एडिट हुई। आप लोग शॉट के बाद जाते हैं मॉनिटर पे, देखते हैं क्या रहता है? हाँ? ना, थैंकफुली मुझे ज़्यादातर एक्टर्स ऐसे मिलते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पहला एक आध कोई शॉट देख लिया, सिर्फ अपने उस लुक को अपने दिमाग में बैठाने के लिए। लुक मतलब अपीयरेंस। हाँ, मैं दिख कैसा रहा हूँ, मतलब वो किरदार में वो किरदार कैसा दिख इस रहा है। किरदार में कैसा दिख रहा है, बस। ये कैमरा होता है बड़ा महंगा सा, कम से कम एक, ज़्यादा भी होता है, जिसपे एक डीओपी दादा बैठे रहते हैं। फिर एक ऐसे मॉनिटर होता है, ऐसे स्क्रीन सी होती है, उस पर दिख रहा होता है कि जो कैमरे से दिख रहा है वो कैसा दिखेगा स्क्रीन पे,
है ना, ऐसे लाइनें सी बनी होती हैं, बॉक्स बक्सुआ सा, तो उसके पीछे अमूमन डायरेक्टर बैठा रहता है, तो उसी को बार बार मॉनिटर बोला जाता है। तो कई एक्टर्स शॉट के बाद आके देखते हैं कि वो जो रिकॉर्ड हुआ वो कैसा दिख रहा है। ये जिन लोगों को नहीं पता हो, वैसे तो आप सब सुधी दर्शक हैं, उनके लिए जी। मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं अनश्योर हूँ और डायरेक्टर श्योर है, तो फिर लगता है कि यार अच्छा एक बार देख लें क्या। अगर आप डायरेक्टर के बारे में श्योर नहीं हो तब ऐसा ज्यादा होता है। अगर कोई शॉट दिया और मैं अनश्योर हूँ कि यार नहीं बेटर हो सकता है, बट डायरेक्टर इज वेरी हैप्पी कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है, तब होता है कि अच्छा एक बार देख सकते हैं प्लीज, सो दैट आई ऑल्सो नो कि यार मेरे को जो प्रॉब्लम लग रही है क्या वो दिख रही है। थोड़ा उदाहरण से समझाएंगे, जिससे कोई भीड़ का कोई सीन। भीड़ में तो ऐसा नहीं हुआ, पर फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ नहीं, पर अगर मान लीजिए क्योंकि उसमें तो टाइम भी नहीं था, वो थप्पड़ वाला शॉट है हमारा कि हाँ सर बनना है ना हीरो, हम कहाँ हीरो नहीं बने, तो उसमें अगर मुझे लगता है क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्म का, बहुत एक तरह से सार है हमारी फिल्म का, तो अगर वो जल्दी जल्दी हो गया है और मुझे लग रहा है कि यार बहुत जल्दी में हमने किया, तो मुझे पता नहीं समझ नहीं आया सही से बैठा है कि नहीं बैठा, तो मैं शायद सर को बोल दूँगा कि सर वो एक बार हम देख लें क्या, जस्ट वांट टू बी श्योर कि वो सही हुआ है कि नहीं। फिर इनका क्या रिस्पॉन्स होता है? ऑफकोर्स बोलते हैं हाँ बिल्कुल देख। मुझे आशु ने डिस्क्राइब किया था भीड़ के सेट पे, जो 24 मार्च को आ रही है। फोकस नहीं घटना चाहिए। आशु ने मुझे बोला आप समझ में आ गए अनुभव भाई, मुझे आप लोकतांत्रिक तानाशाह हैं। क्या, कौन से? लोकतांत्रिक तानाशाह हैं आप। लोकतांत्रिक तानाशाह, अच्छा साउंड कर रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। इनका मेरे ख्याल से ये कहना था कि मैं प्रिटेंड करता हूं लोकतंत्र, पर मैं दरअसल तानाशाह हूं। अब इसमें ज्यादा कुछ मत ढूंढो, जो कह रहा हूं सिर्फ उतना सुनो। डायरेक्टर के तौर पे पर कुछ प्रसंग तो संदर्भ मुक्त भी हो सकते हैं। वो क्या होता है ना, दोस्त के संगीत जब बजता है ना, तो उसी सुर की 4 श्रुतियां कुछ लोगों को सुनाई देती हैं, किसी को नहीं सुनाई देती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको संगीत कितना आता है। लोकतांत्रिक तानाशाह है, इस पर कुछ और बात करते हैं जी, थोड़ा और बताएं इसके बारे में। कुछ नहीं तो इन लोगों का कहना ये, जो तुमने सवाल पूछा ना राज से, कि जब तुम बोलते हो कि मैं देख लूं, तो क्या अनुभव अलाउ करता है कि देख लो? ऑफ कोर्स अलाउ करता हूं कि देख लो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी कभी टाइम नहीं होता, चल 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 राज चल रहा, बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, ऐसा भी हो जाता है। और वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट सीन नहीं होता, जैसे राज ने बोला कि मतलब फिल्म का सार ही है उस सीन में, तो फिर वहां राज भी उसका हक भी है ना कि मुझे महसूस नहीं हुआ सीन। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वो पर्दे पर आया है कि नहीं। कई बार एक्टर को क्या होता है ना, उसको 2 भाग हैं एक्टिंग के, एक तो उस क्षण को महसूस करना, और उस महसूस को करने के बाद उसको ट्रांसलेट करना विजुअली। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जब एक्टर बहुत काम करते होते हैं और सधे हुए मजे हुए एक्टर होते हैं, तो वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उतना अच्छा महसूस ना हुआ हो पर ट्रांसलेट हो गया हो, क्योंकि उनको क्राफ्ट। हमारा इस मामले में ये मानना है कि जब भी कभी आपका चमत्कारी काम होता है, एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो हमेशा एक्टर को ये लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, वो अतृप्त रहता है। उदाहरण के तौर पे, क्योंकि जब कभी आपको कोई काम करते हुए थकान होने लगे और आपको लगे कि आपने बॉस इसमें कुछ किया है, तो समझ लीजिए कि आपने आनंद के लिए नहीं, अपने लिए नहीं किया, आपने उसके लिए किया है। और जब भी कभी आप उसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास अपने पास तो रहना ही नहीं है, उसके पास भी नहीं पहुंचना है। दोबारा बोलो, सॉरी नहीं समझा। जब कभी प्लेइंग इट फॉर द एक्टर गैलरी के और डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। नो सीरियसली नहीं समझा था। एक जो होता है कि एक्टर के अंदर एक भाव आता है कि आज मैं ये परफॉर्मेंस कर रहा हूं, आज मेरा पंकज कपूर के साथ और सीन है और मैं आज खा जाऊंगा, अब देखो, आग लगा दूंगा। और एक्टर ने फील किया कि वाह, एक्टर ने फील किया अंदर वाह, फोड़ दिया आपके अंदर ये लगा, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है, कि एक्टर ने अपने लिए परफॉर्म नहीं किया। हाँ, नाउ आई नो। एक्टर ने परफॉर्म किया है Correct, आपके लिए। आपके लिए मतलब हमारा पहला दर्शक होता है डायरेक्टर, करेक्ट। हमारे जो पहले दर्शक होता है वो कैमरामैन, हमने उसके लिए परफॉर्म किया था। और चूंकि हमने उस दिन आपको थकान महसूस होगी, आनंद मिलेगा, लेकिन आप थके कि आज तो अब घर जाके अब सोएंगे, हाँ, ये कुश्ती लड़ी है। आज मतलब ना बहुत अच्छा दिन रहा हमारा, अब बहुत अद्भुत काम हुआ, अब तो मैं सोऊंगा आज, तो सोऊंगा
आपको थकान हुई, लेकिन जब चमत्कारी काम होता है तो आप लॉस्ट फील करते हैं। आपको लगता है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप इनसिक्योर महसूस करते हैं। कर पाए जैसे कि तुम नहीं दोनों का कर सीन है जो जीप में ना, हाँ। वो इतने टुकड़ों में हुआ, पाए। हाँ, और मैं अपना जो और मैं गाड़ी चला रहा था उसमें, तो और मैं अलग ज़्यादा अलग देख भी दिनों नहीं में पा हुआ। रहा था, हाँ, तो मुझे उसका उतना आनंद समझ नहीं आया था। वो ऐसा लग रहा था कि हो गया, बस कर, मतलब ख़त्म कर दिया। लेकिन अब जब देखता हूँ मैं वो सीन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। या इवन थप्पड़ वाला सीन, हाँ, नहीं अब दादा, थप्पड़ वाला हाँ, आप मतलब वो फिर क्या एंशियसनेस कैरेक्टर में दिखती कैसे होता है? वो यू सेड ना कि आप अतृप्त हैं। हाँ। तो अगर आप, या तो जैसे मान लीजिए कोई इमोशनल सीक्वेंस अगर कोई एक्टर कर रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो तुम रो लो एक्टर बन के, या दर्शक को रुला दो। एक्टर की पूरी कोशिश होती है कि वो खुद रो ले, जब तक खुद नहीं रोता उसको संतुष्टि नहीं मिलती। तो दर्शक ये सुनता है कि अब तुमने रो लिया ना, तो मैं क्यों रोऊं? तो अब हम नहीं रो रहे। लेकिन जब आप नहीं रोते हाँ, और आपके अंदर का जो निराकार भाव है वो ट्रांसलेट होके साकार होके उसके पास जा रहा है, और आपकी ब्रीदिंग पैटर्न दर्शक की ब्रीदिंग पैटर्न के साथ जब मिल जाती है तो वही भाव आएगा दर्शक के अंदर जो एक्टर के अंदर है। इसलिए कभी कभी कोई परफॉर्मेंस में आप देखते हैं कि एक्टर वहाँ पे इमोशनल हुआ और आप यहाँ पे रोने लगे। उसने रोक लिया कि जब जब शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। ये वाली बात है कि जब जब हृदय मथा है मैंने, तब तब अधर लगे कुछ कहने, और जब जब अधर सिए हैं मैंने, तब तब नयन लगे हैं बहने। मत बहने दो नयनों को, आंसू है श्रृंगार हृदय का, हृदय में रहने दो। ये अभिनेताओं की लाइन है, मेरा अपना ये मानना है। तो इनके साथ काम करते हुए मैं जिस फॉर्मूला को इस्तेमाल करता हूँ वो इस्तेमाल करता हूँ जो अपने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान अक्सर दुकानों पर लिखा होता है कि ग्राहक का संतोष ही अपनी सफलता। ठीक है, आप संतुष्ट हैं ना, ग्राहक का संतोष ही अपन प्रोडक्ट है। और जब आपके पास एक संभला हुआ निर्देशक हो, आप एक व्यक्ति के तौर पे वो आपको सिक्योर करेगा, लेकिन अच्छा जो डायरेक्टर होता है वो अभिनेता के तौर पर आपको हमेशा अतृप्त छोड़ेगा। दूज का चांद बनाएगा, पूर्णिमा का चांद कभी नहीं बनाएगा वो अच्छा डायरेक्टर। इसलिए आप क्योंकि दूज के चांद में निरंतर विकास की संभावना है, और पूर्णिमा के चांद अमावस्या की तैयारी हो जाती है कि अब फुल मून हो गया, अब इसके बाद घटाव भी होना है, अब निखार नहीं होना है। तो जो अच्छे निर्देशक होते हैं वो आप देख लीजिएगा, वो हमेशा उस शॉट को ओके कहेंगे जिसमें एक्टर संतुष्ट नहीं है, और वो रखेंगे भी वही। इसलिए हमने इनसे कहा कि लोकतांत्रिक तानाशाह हो, कि हमें आपके अंदर फिल्म चल रही है, तुम 50 गुलाटियां, हाँ तुम देख लो, आ जाओ, हाँ नहीं, हाँ एक और लेना, ओके कम ऑन, ले लो, एक और ले लो, देते हैं। पर तुम एडिट पे थोड़ी बैठोगे। तुम एडिट पे नहीं बैठे, और तुमको पता है कि तुम्हारे रंजन के लिए कर रहा हूं, मेरा काम हो चुका है, मैं ले चुका हूं, तू कर ले, क्योंकि कल तुझसे करवाना है। वापस खुश रह। बच्चों को अपन नहीं दे देते हैं कभी कभी एक टॉफी पकड़ा दी, क्या आया, अरे ले, क्योंकि उसको वापस मुझे उसको बैठ के होमवर्क करवाना है, तो तुम देख लो। तो इनके साथ काफी बेइज्जती हो रही है मेरी वजह से। नहीं बेइज्जती हो रही है कि डिकोड हो रहे हैं? नहीं बेइज्जती नहीं, लेकिन ये ऐसा होता है आपके साथ, हाँ ऐसा भी होता है ना? कि अब हम लोगों ने, आपने 4 दिन में, हम लोगों के 4 अलग अलग दिनों में वो कार वाला गाड़ी वाला सीक्वेंस 4 अलग अलग दिनों में एक सीन हुआ। अब कहाँ से सुर आएगा? हर पल का एक नया सुर होता है। सिचुएशन वही है, एक्टर वही है, कैरेक्टर वही है, लेकिन वो क्षण तो वो नहीं है ना। तो हम दोनों ही यही लगते, हर दिन होता था कि एक दिन और कर लें क्या, फिर से कर लें क्या, और गाड़ी ये चला रहे हैं। फाइनली ये तो अब मेरे पास एडवांटेज है ना सर, कि मैंने कल वाला भी सुना था, मैंने आज वाला भी सुना है,
तो जो सही सुर कल का था, आज दूसरे शॉट में वो सुर लग गया, तो मुझे पता है कि वो लग गया। वो इनको नहीं पता, क्योंकि ये मेरा पेशा है संगीत सुनना, इनका पेशा है संगीत बनाना। यही तो हम कह रहे हैं भाई कि ग्राहक का संतोष ही अपनी सफलता, हम प्रोडक्ट हैं। अब हम साबुन की बट्टी हैं, तुम्हें रगड़ के नहाना है या उसको सिर्फ शावर के नीचे पिघला देना है, या सिर्फ तुम्हारी साबुन है, तुम इस्तेमाल कर लो भैया। नहीं करना तुमको, उसकी सिर्फ रखनी है, रैपर में ही सजा के रखनी है। तो साबुन को जरूर पीड़ा होगी, तो बस वही साबुन की कभी कभी पीड़ा होती है कि रैपर में ही मत सजा के रखो। ये लोग सेट पे भी ऐसी बातें करते थे क्या? हाँ, इतनी वेग? काफी, मतलब सर बहुत फन है सेट पे एक्चुअली। कौन से वाले सर? अनुभव सर भी है। वो सर भी? नहीं, ये तो मतलब सर के तो आशुष के सामने जब बैठो तो उनकी बातें सिर्फ सुननी चाहिए। हाँ, मजा आता है। ज्ञान गंगा बहती है। अनुभव सर मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर एक्चुअली बहुत कमाल है। पर इनका ड्राई है बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, ड्राई, तरलता का बहुत अभाव है। ये बिल्कुल ड्राई है, पर एक बार समझ आ गया आपको कि ये टाइमिंग है इनकी, फिर आप मजे ले सकते हैं उनके साथ पूरा। जैसे अभी जो हमारा रिश्ता है, मतलब हम एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं, मैं उनकी टांग भी खींचता हूँ अभी। ये अलाउ करते हैं? अलाउ करते हैं अभी। लोकतांत्रिक तानाशाह। 26 जनवरी को नहीं, 24 मार्च को आ रही है भीड़ आ रही है। 26 जनवरी को तो संविधान आया था। नहीं, इनकी ये खूबी है कि ये हम मालो जैसा काम नहीं करवाते अभिनेताओं से या इनकी यूनिट से। इनका इस चीज़ में विश्वास है, इस बात में कि अगर आपको 6 बजे के पहले हमने छोड़ दिया और कल को अगर मुझे 7 बजे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम 5 बजे भी आके तैयार होकर खड़े हो जाओगे। और इनका ये कहना कि आनंद के लिए काम किया जाता है ना, या तकलीफ लेके काम किया जाता है। इनका मानना है कि आनंद करो, हो गया काम, अब आज का काम खत्म। अब अच्छा, पैकअप के बाद ये सीन की बात नहीं करते। अच्छा, मतलब मेरे साथ इनका जो अनुभव है, नाचेंगे, गाएंगे, म्यूजिक लगा देंगे, चाट मंगा लेंगे, भोजन। हर बार ये अपनी आंखें छोटी करके एक पिटारे से कुछ नया निकालते हैं। हाँ, अच्छा, इनको आप गौर करिएगा, ये जब भी जो इनका वो ड्राई है, जब वो चाबुक निकालते हैं तो इनकी आंखों की द्युति और आंखों का प्रकट आकार बदल जाता है। हाँ, हाँ, वो तो इनकी क्वालिटी है वो। पर इनके सेट पे एक और जो अच्छी बात है, अनुभव सिन्हा के रचना कर्म पर बातचीत कर रहे हैं, भीड़ तो आ रही है तो आ ही रही। 24 मार्च। एक लास्ट बात बता दूं, इनके सेट पे एक और जो अच्छी बात है कि बिल्कुल भी हायरार्की नहीं, हर किसी को एक ही तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अनुभव सिन्हा के द्वारा एज वेल। उनका प्रोडक्शन हाउस है ना, ऑफ कोर्स वो प्रोड्यूसर है, बनारस मीडिया वर्क्स। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सबको हर सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सेम खाना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्टर हैं या आप कुछ और हैं। प्यार, सब लोग हंसी मजाक। पर आपके अपने डाइटिशियंस भी तो रहते होंगे ना कि शाम के 6 बज गए, अब आप चीज के 2 टुकड़े खा लो। नहीं, मेरे तो नहीं। अब वो ये तो क्या है कि मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आपके शरीर के सेल्स को क्या चाहिए वो कैसे जानेगा। हाँ, डाइट आपकी अलग रहती होगी आप लोगों की। तो डाइट का सीधा चक्कर ये है कि आपका शरीर खुद मांगता है, आपको उसको तृप्त करना है। मान लीजिए जैसे अभिनेता ये सोच ले कि मैं दर्शक को पूरा तृप्त कर दूं तो काम खत्म हो गया। ऐसे ही आदमी को ये सोचना चाहिए कि पेट को पूरा तृप्त नहीं करना है, क्योंकि भूख से लड़ता हुआ इंसान या भूख से लड़ती हुई कोई भी चीज़ हमेशा खूबसूरत लगती है। 2 पैर पे खड़ी हुई बकरी जब पत्ती खा रही होती है वो अच्छी लगेगी। गाय का बछड़ा जब दूध पीता हुआ है वो फोटो खींचे या ऐसे ही खड़ा है, कौन सी फोटो नैनाभिराम होगी। तो भूख से लड़ता हुआ, अब वो भूख आपकी क्रिएटिव भूख हो सकती है, वो आपकी शारीरिक भूख हो सकती है, मतलब भोजन वाली भूख हो सकती है। कि कभी आपका मन नहीं किया फिल्म लिखने का? हम किताबें तो लिख रहे हैं। नहीं, आपने सवाल डॉज कर दिया। नहीं, किताबें तो लिख रहे हैं। मैंने अभी यही पूछा मैंने गाड़ी में, किताबें लिख रहे हैं आप? नहीं, मेरा सवाल अभी भी वही है, मैंने अभी सवाल खत्म नहीं किया। नहीं, मैंने किताब, ईमानदारी की बात है कि जब मैंने कभी कोई किसी चीज़ की योजना नहीं बनाई, किताबों को लिखने की भी योजना नहीं बनाई थी। सिनेमा में तो आपको पता ही है कि हमने योजना नहीं बनाई थी, हमें तो आदेशित किया गया था,
हमारे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा। तो हम योजनाकार नहीं है, हम योजना कर्मी हैं। योजना उसने बनाई है, कर्म हमारे हाथ में है। हम उल्टा काम नहीं करते कि योजना मैं बना लूँ और कर्म करने की स्वतंत्रता उसको दे दूँ। ये मैं इस पे आऊँगा क्योंकि आप तीनों लोग इस मामले में बहुत अलग हैं एक जी। दूसरे से, आप तीनों ही। पर उससे पहले भूमि का कैसा काम रहा? भूमि ने भक्षक में भी बहुत अच्छा काम किया है, मैंने रशिस मैंने देखे। देखी नहीं है, मुझे देखनी है। मैंने रशिस देखे, बहुत अच्छा काम किया है वो। मुजफ्फर भीड़ में भी अद्भुत है, शेल्टर उस पे। भीड़ में भी अद्भुत है भूमि। भीड़ की सबसे खास बात जो है सौरभ, आपको कोई अभिनेता परफॉर्म करता नहीं दिखेगा, वो आपको बिहेव करते दिखेंगे। हाँ, इसलिए थोड़ा सा बेचैनी भी होती है। जो मैं बाहर कह रहा था ना कि एक डिस्कशन हो रहा था कि सब लोग जाके फिल्म देखें तो वह जब भीड़ देख सकते हैं, तो बाकायदा हिदायत दी गई भाई भीड़ मज़े के लिए देखी जाने वाली फिल्म नहीं है कि चलो यार फन करके आते हैं। नॉट कि आके सीटियां मारो वो। हाँ, मतलब वो जाओ देखो, क्योंकि जब तुम देख के लौटोगे तो वो फिल्म तुम्हारे साथ आएगी, तुम्हारे कंधे पे आएगी, तुम्हारी पीठ पे आएगी, तुम्हारे दिमाग में आएगी। करेक्ट। अच्छा, वो फिल्म सिर्फ तुम्हारे साथ आएगी नहीं, वो तुम्हारी ही फिल्म है। हाँ, वो जो देख रहे हैं, क्योंकि जिस घटना और जिस चीज़ के ऊपर भीड़ बनी है, उससे तो हर इस विश्व का प्रत्येक आदमी जूझा है। तो हम सबकी अपनी अपनी दास्तान है। तो अपनी दास्तान के कुछ हिस्से हमको उस भीड़ में मिल जाएंगे, हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल अपना ही एल्बम पलटने जैसा है, अपनी ही यादों को पलटने अपने जैसा। और रेफरेंस यादों को इसलिए हमें वो याद रखना आवश्यक होता है कि जैसे धनुष आप चलाते हैं ना, तो उसमें प्रत्यंचा होती है, दंड होता है, बाण होता है। तो प्रत्यंचा आपको अतीत की तरफ ले जाती है, और जब वर्तमान के दंड पर आप रखते हैं तभी जाके भविष्य में संधान कर पाते हैं। तो अतीत के साथ जुगलबंदी वर्तमान की होनी परम आवश्यक ये है, सारे- यदि आप भविष्य के लिए लक्ष्य साध के ये चलते हैं। रश्मि रथी फॉर्मेट में रहता है सारे टाइम। ये यार, कमाल कर रहा है रश्मि रथी, ये जीवन का हिस्सा है। ये थोड़ा आप चूंकि भूमि क्यों नहीं आई वैसे प्रचार के लिए फिल्म के? भूमि का कुछ एक कमिटमेंट था, तो वो 3 दिन के लिए कहीं बाहर गई है। अच्छा, तो कुछ उनकी तारीफ में तीनों लोग बोल दीजिए आप। बोलिए। मुझे तो मैंने क्योंकि बधाई दो में भी काम किया इससे पहले, और उसमें भी बहुत ही बेहतरीन काम किया भूमि ने। इसमें भी बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत फन लड़की है, अपने आप को सीरियसली नहीं लेती है। ऐसा कुछ बिल्कुल भी ऐसा वाला नहीं है कि मैं भूमि actor की हूँ। वैसी ट्रेनिंग नहीं हुई है एक्टिंग की, आपकी थिएटर की ट्रेनिंग है, आपकी तो और भी ट्रेनिंग है, और आपने तो उस जमाने के सीरियल से लेके इस जमाने के OTT तक बहुत वैसा विस्तार है। तो उस मामले में समझना चाहता हूँ कि नहीं, पर आई थिंक क्योंकि वो कास्टिंग करती थी, और कास्टिंग करना भी अपने आप में एक्टिंग ट्रेनिंग है, बिकॉज वो डेली इतने लोगों के साथ एक्टिंग कर रही है। शी वाज पार्ट ऑफ शानू शर्मा शानू शर्मा टीम, तो वो डेली इतने लोगों के साथ अलग अलग किरदारों के क्यूज दे रही है। तो वो एक तरह से आपकी एक्टिंग एक्सरसाइज हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है आपकी 1.5-2 साल जितना भी टाइम उसने किया। तो उसमें एक है, उसको पता है चीज़ें, उसकी एक टाइमिंग है, कहाँ रियल करना है उसको पता है, तो उसको आता है। ये ऐसा नहीं कि उसको नहीं आता, बहुत अच्छा करती है। लिसनिंग है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक, और कमाल की लड़की है, हमारी तो बहुत अच्छी दोस्त है। और हम तो सेट पे आई थिंक बहुत टांग खींचते थे बेचारी की, और इतनी स्पोर्ट है ना कि वो उसको मज़ा आता है कि ठीक है यार, तुम हंस रहे हो ना, मुझे भी बता, मैं भी हंसूंगी। तो आई थिंक गैंग हो गया था एक शी कैन टेक सेल्फ डेप्रिकेटिंग। अरे बाप रे, हाँ, बहुत स्पॉन्टेनियस है। बहुत मतलब एक हम लोग सीन शूट कर रहे थे, एक इंटीमेट सीन था, और शायद शूटिंग का पहला दिन था। पहला दिन था। और अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, तो मैं कमरे में नहीं हो सकता था जहाँ कैमरा था, जगह नहीं थी, तो मैं बाहर था। उस दिन मैं मॉनिटर पे देख रहा था, और अचानक कुछ ख्याल आया, तो कैमरा रोल होने को था, और मैं भागता हुआ गया अंदर, और मैंने कुछ ऐसा बोला उसको जिसको ट्रांसलेट करना ही मुश्किल था। क्या बोला था? वो बड़ा मुश्किल है, अभी यहाँ नहीं बताना चाहिए मुझे। क्यों? नहीं, ये वो क्योंकि वो सीन हाँ, थोड़ा वो ऐसा है सीन कि तुमको नहीं, वो सीन वो नहीं बताऊंगा मैं। अरे सीन थोड़ी पूछ रहा हूँ, आपने क्या बोला? नहीं, वो scene out हो जाएगा, हाँ, बता देंगे वो क्या बोला। बताऊंगा तो फिर मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो वो बहुत ही ऑकवर्ड बात थी। मैं इसके साथ पहली बार काम कर रहा था, मैं उसके साथ पहली और पहला दिन बार shoot काम कर, पहला दिन था शूटिंग का। और अनफॉर्चुनेटली इंटीमेट सीन आप शूट करते हैं जब थोड़े एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर सब एक दूसरे को जान लेते हैं, कुछ ऐसी बातें कहनी होती हैं जो आपको पता नहीं होता ना किस भाषा में क्या कहें। तो मैंने जाकर कुछ बोला, या ओके सर, तो मैं चला गया। अभी मैं उसको बहुत ज़्यादा ठीक से जानता भी नहीं हूँ। फिर मैं जब आया मॉनिटर पे, एक्शन,
शॉट किया उसने, वो जो चीज़ मैंने बोली थी वो इसने माइंड ब्लोइंग की। तो तब मुझे समझ में आया कि बात है इसमें। ये नहीं बता रहे, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी वफादारी आपके प्रति ज़्यादा है। तो डायरेक्टर लोग क्या करते हैं, चूँकि इनको सेंसर बोर्ड का और भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना होता है, पर असल में अक्सर जो ख्याल आते हैं ख़ास तौर पर क्रोध के ख्याल और प्रेम, वासना, डिज़ायर, कामुकता के ख्याल, वो उस आदिम भाषा में आते हैं जो बड़ी कच्ची होती है, जिसमें हमारे शरीर के अंग और हमारी भाषा के जो विचार हैं वो सारी विकृतियों के साथ ज्यों के त्यों प्रकट कर दिए जाते हैं, जैसे हम बचपन के दोस्तों के साथ करते हैं, कभी सफ़ेद तो कभी पीला पानी पीते हुए। तब कोई परहेज़ नहीं होता क्योंकि कोई कैमरा रोल नहीं कर रहा होता है, किसी सेंसर का डर नहीं होता है। तो ये लोग जाते हैं और अपने एक्टर एक्ट्रेसेस को कान में एग्जैक्टली वही चीज़ें बोल देते हैं जो कि अदरवाइज़ नहीं बोली जा सकती, तो उनको पता हो कि क्या एक्सप्रेशन देना है। जैसे एक डायरेक्टर को मैं जानता हूँ, वो सीन के पहले जाते थे और खूब सारी गालियाँ कहते थे कि तुम कहाँ के, तो उसने कहा साहब मैं बघेल खंड का हूँ या मैं मिथिला का हूँ। बोले तुमको इसको बहुत पेलना है और एकदम खुला पेलना है, तुम कैसे बोलोगे? तो बोला तो मैं तो ये गाली दे दूंगा, ये कर। बोले बस गाली नहीं देनी, पर भाव सारे यही लाने जो तुम्हारे चेहरे पे आ गए। वैसे ही कुछ था क्या? हाँ, मतलब वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। मैं आपको बाद में बता दूंगा। हाँ, तो वो बहुत बढ़िया हुआ था। ग्राहक की संतुष्टि ही मेरा धर्म है। बहुत मुझे उसकी सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि वो ऐसा लगता है कि इसको बात समझ में आई क्या कि नहीं आई। हाँ, ओके सर, या करीना थोड़ी ऐसी है, तो लगता है ये समझ में आ रही, मैंने बोल दिया ना, ठीक से समझा दिया ना, पर जब आप देखी जाके तो अच्छा किया हुआ होता है। दादा भूमि के लिए मैंने तो शुरुआत ही उसी से की थी अभी भूमि की, कि आपको जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि वो परफॉर्म कर रही है, वो बिहेव कर रही है। हाँ, हार्ड वर्किंग है। आप अगर मतलब उसकी तैयारी ऐसा नहीं है कि जैसे इनकी तैयारी, आपको जो एक्सप्लेन कर रहे थे किन्हीं और एक्टरों के नाम लेकर, कि कुछ एक्टर होते हैं जो अपनी तैयारी दिखाते नहीं हैं, लेकिन तैयारी उनकी अंदर ही अंदर चलती रहती है। आप लगेगा कि बहुत ये सीरियस नहीं है, ये उनमें से भूमि की तैयारी इंटरलाइज करके आता है राजकुमार अपना कैरेक्टर। नहीं, उनके अंदर चल रही है तैयारी, लेकिन आपको ये लगेगा कि इनकी तैयारी ये बिल्कुल वहीं के वहीं कर रहे हैं, ये पका के दे रहे हैं आपको तत्काल। लेकिन भूमि की तैयारी वो आपको दिखेगी। जब वो तैयार कर रही होगी तो आपको दिखेगी, और अगर आप थोड़े बहुत मान लीजिए अगर आप मजाक के मूड में हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप नहीं करेंगे, आप उसके साथ बिल्कुल उस समय गंभीरता के साथ खड़े हो जाएंगे। मैं तुमको आज एक फोटो जो बोर्ड के एग्जाम के पहले बच्चे आखिरी मिनट तक रिवाइज करते रहते हैं, वैसे। भूमि वो हैं। वैसे। और ये वाले लौंडे हैं जो टहल रहे होते हैं यार, पेपर शुरू सारे नहीं होते हुआ। हैं। हाँ, ये क्योंकि ये क्योंकि साल भर पढ़ के आए हैं। हाँ, ये साल भर पढ़े हैं, है ना। तो अच्छा, दूसरा जो अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ट्रेनिंग लेके आए, राजकुमार हैं, मैं हूँ, मान लीजिए कुछ लोग प्रशिक्षण लेके प्रदर्शन करते हैं और कुछ लोग प्रदर्शन करते करते प्रशिक्षण लेते हैं। ऑन द जॉब सीखा, ऑन द जॉब सीखते हैं, और भूमि के अंदर वो क्वालिटी है ऑन द जॉब सीखने की। वो बहुत से लोगों में नहीं होती कि काम करते करते हुए काम सीखना भी है, और सीखते हैं लेकिन लगता है कि आप काम जानते हैं, लेकिन आप सीख रहे होते हैं। अच्छा, हमको फिर ये बताइए, आप तीनों लोग बहुत अलग हो अपनी सोच में। हाँ, मतलब ये लगभग मतलब बहुत तर्कवादी, मतलब वो बहुत, अगर हल्की उचटती नज़र से देखें तो लगभग नास्तिक से तर्कवादी नज़र आते हैं, है ना। आप अपनी बुनावट में बहुत ही आध्यात्मिक और मतलब जैसे किसी ने भक्ति काल की उदात्तता और पीड़ा के साथ आपको रचा हो, है ना, तो आप वैसे नज़र आते हैं। मतलब ही लुक्स लाइक सम, जो ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, एक इंजीनियर है जो बहुत ज़्यादा लॉजिक और एल्गो पे खेल रहा है। आप ऐसे हैं जो सितार बजा रहे हैं और पूछा जाए कैसे बजा रहे हैं तो कह रहे हैं साहब आमद हो रही है ना।
राजकुमार इज लाइक दैट क्यूरियस ऑब्जर्वर, जैसे इनका जो दीपू का कैरेक्टर है अलीगढ़ में, कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, सो ही इज कॉन्स्टेंटली रीडिंग एंड प्रोसेसिंग। ये मेरी आप तीनों की बहुत सीमित अपनी समझ में रीडिंग है। तो जब तीनों एक पॉट में आते तब कैसे होता है, खासतौर पे भीड़ जैसी फिल्म है जिसकी एक पॉलिटिक्स है, अनुभव सिन्हा की एक प्रकट पॉलिटिक्स है, आशुतोष राणा की एक प्रकट पॉलिटिक्स है, और राजकुमार राव ने अपनी पॉलिटिक्स प्रकट नहीं की है पर इनकी भी है, सबकी होती है। तो अब ये हमें पता है, अब भीड़ में सब साथ आ गए, तो स्टोरी लाइन को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, बहुत ये अच्छा क्या सवाल। पंच लैंड कर रही है क्या, तो उसमें क्या होता है? बहुत अच्छी बात कही है आपने, और ये सिर्फ सिनेमा से संबंधित नहीं है, ये हमारे आपके यहाँ पे जीवन, ये बिल्कुल वैसा है जब आप कोई बहुत अच्छी संगीत संध्या देखते हैं ना, कांगो का अलग साउंड है, बांगो का अलग साउंड है, सितार अलग बजता है, गिटार अलग बजता है, सबके स्वर जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन सब एक सुर में बजते हैं। तो ये जो मास्टरी होती है वो संगीतज्ञ की होती है कि वो एक सुर में बज रहा है अलग अलग स्वरों को बजाने के लिए। तो हम जैसे जब मान लीजिए आपने कहा कि आमद हो रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि आमद हो रही है, आमद हो रही है, हम उस हिसाब से जा रहे हैं। अगर इनका ये कहना है कि नहीं इसमें मतलब मुझे लॉजिक पे काम करना है, तो हमें आपके लॉजिक पे भरोसा है, और इनको हमारी इस बात पे हमने ये बात पहुंचा दी कि आमद हो रही है, तो इनको ये लग रहा है कि नहीं मैं ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ, पहुंचा पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। आमद आपका लॉजिक है। हाँ, कि इसका लॉजिक तो मतलब मेरी बात ये रिसीव कर रहा है, मैं कोई भी गेंद फेंक रहा हूँ तो ये उसको छोड़ नहीं रहा है, जैसी मैं फेंक रहा हूँ वैसी वो रिसीव कर रहा है। इनका अगर मान लीजिए ये है कि क्यूरियस ऑब्जर्वर के बहुत देखना है, तो ये वहीं के वहीं तमाम चीज़ों को ये काम जानते हैं, सारी चीज़ें इनको ही ये इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर। सब एक्टर हार्ड वर्किंग होते हैं। नहीं, जब मैं ये कह रहा हूं तो उसमें ये नहीं कि मैं बाकियों को खारिज कर रहा हूं, पर मतलब राज जिस जनरेशन से आते हैं उसमें ये प्रकट नहीं करते हैं, जैसा खुद आप लोगों ने कहा कि ये कितनी updated तैयारी है, करके आए। ये अपडेटेड है। हाँ, इनको आगे का भी पता है और उनको पीछे का भी पता है। इनके साथ एक अच्छा लाभ ये है कि अनुभव सिन्हा इनके लिए वानखेड़ स्टेडियम की पिच है, पंकज कपूर इनके लिए वानखेड़ स्टेडियम की पिच है, होम ग्राउंड, आशुतोष राणा इनके लिए वानखेड़ स्टेडियम की पिच है, होम ग्राउंड। हमारे लिए ये ऑस्ट्रेलियन पिच है, हमें नहीं पता कि कैसा, हमें ये होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं क्योंकि क्या नए नए मेटाफर आ रहे हैं, लविंग इट। इन्होंने देखा हुआ है, इनको पता है कि अभी गेंद कहाँ से स्विंग लेगी। हाँ, ये अगर फुल टॉस है या ये मतलब शॉर्ट पिच आ रही है तो ये बाउंस लेगी, ये इन स्विंगर है, आउट स्विंग को पिच का टेम्परामेंट पता है। हमारे लिए ये ऑस्ट्रेलियन पिच है, तो हमें तो जाके कि गेंद कहाँ से टप्पा लेके कहाँ जाने वाली, अंदर आएगी कि बाहर आएगी, तो हमें तो ऑन द टोज रहना पड़ता है। तो तैयारी हमारी ज्यादा है, जोखिम में हम ज्यादा है। ये तो वानखेड़ में खेल रहा है, ये भी किसी के लिए वानखेड़ है। कोई जो अभी पौध आएगी तो उसके लिए वानखेड़ है कि चल राजकुमार राव साहब हैं, तो हम पूरा स्टडी करके आए कि क्या कैसा क्या। इनकी हमने ये फिल्म भी देखी, ये भी देखी, ये किरदार, और इनकी पूरी साइकी हमारे पास ब्लूप्रिंट है कि ये कैसे करेंगे। फिल्में ही नहीं देखी हमने, आपके इंटरव्यूज भी सुने, हमने आपका लिखा हुआ पढ़ा भी। हाँ भैया, अब ये ब्लूप्रिंट है, इसके हिसाब से मुझे अपनी ये तैयारी करनी है, अगर इस पिच पे बैटिंग करनी है तो। हम तो जाके पटक दिए जाते हैं क्या जाओ, मेलबोर्न की गए थे, वानखेड़ में खेल रहे थे, यहाँ पे खेल रहे थे, मेलबोर्न पे खिला दिए, तो आओ हेलमेट लगाना है नहीं लगाना है, तो वो जो तमाम चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो और ये ज़िंदगी का ही मज़ा है। आप एक सुर के आदमी, एक टेम्परामेंट के आदमी जो होते हैं, वो संगीत आपको शोर तो दे सकते हैं, लेकिन जो संगीत का सुर होता है, आनंद होता है, वो तो अलग अलग वाद्य यंत्र अपनी अपनी आवाज़ में बजें, अपने अपने उनके स्वर हों, लेकिन सुर एक हो। उसमें से अगर एक वाद्य यंत्र भी हल्का सा बेसुरा हो जाए तो वो पूरी संगीत संध्या को, पूरी ऑर्केस्ट्रा को
का सत्यानाश कर देता है। तो उसमें इनकी कलाकारी है, हम लोग वाद्य यंत्र हैं। कि आप जैसे ढोलक के ऊपर मरा हुआ चमड़ा ही लगा है ना, हम पीटेंगे तो उसमें से शोर निकलेगा, लेकिन अगर कोई किसी उस्ताद के हाथ में जब ढोलक आ जाए तो उसकी थाप से, उसके पीटने से उसमें से संगीत निकलता है। तो ये मरे चमड़ों में से तो संगीत निकलवा रहे हैं। निर्देशक करता क्या है? हाउ इज ऑन द सेट? मतलब ये हमने कुछ भी डायरेक्टर्स के बारे में सुना है कि दे आर वेरी अब्यूसिव, मतलब वो लिटरली भी पीट देते हैं। नहीं अरे ऐसे तो कहाँ की मतलब कैसे पीट देंगे? जरा आंखें आप मतलब पीट लेंगे किसी को। वो दिन गए, मतलब वो होंगे कुछ डायरेक्टर, लेकिन ये जो है ये पीटने बीटने में, गाली गलौज में या चीखने चिल्लाने में इनका बिल्कुल विश्वास नहीं। इनका ये मानना है कि अगर पीट के, चीख के, चिल्ला के अगर कर रहे होते तो हर आदमी कलेक्टर होता, क्योंकि हर आदमी अपने मास्टरों से डांट खाया है, पिटा है, घर पे अपने पिता से डांट खाया है, माता से डांट खाया है, सब कलेक्टर होते। तो पीटने से और किसी अनिपुण आदमी के पीटने से कभी ढोल तमाशे नहीं बजते। तो इनको पता है कि इसको कसा जाता है। बताइए राजकुमार, ये तो बहुत चिल्ड आउट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इनको इतना प्रेप इतना स्ट्रांग है ना इनका, क्योंकि तो राइटिंग में बहुत टाइम लगाते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो जब तक हमारे हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो सब कुछ पता होता है एग्जैक्टली, हर किरदार को, हर एक्टर को कि क्या बनने वाला है। एंड तक, आखिरी पेज के आखिरी दी एंड तक आपके पास स्क्रिप्ट है, और इनके दिमाग में बहुत क्लियर है फिल्म, ये क्या फिल्म देख रहे हैं, इनको कितना चाहिए। तो आई थिंक उस क्लैरिटी की वजह से सेट का जो माहौल है वो ऐसा नहीं होता कि अरे ये भी ले लेते हैं ना, अच्छा वो भी ले लेते हैं ना, पता नहीं वो, क्योंकि बहुत श्योरिटी है, तो इसलिए बहुत कूल तजुर्बा संयम में तजुर्बा है। नहीं, तो पर जो मैंने बताया कि ये दोनों लोगों के, इन लोगों की बड़ी निर्मिति बड़ी अलग अलग है, टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। सो हाउ वाज इट फॉर यू टू नेविगेट अराउंड देम? बट आई थिंक ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट ना, कोई दो एक जैसे तो बहुत ही कम होंगे। पर आर्ट का तो वही मजा है कि आर्ट आपकी पर्सनल लाइफ में आप कैसे हो, उससे आपके काम पे कोई बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं। हाँ, आई थिंक हमारे साथ ऐसा नहीं कि अगर उनकी कभी हुआ आपके साथ ऐसा, या आपके साथ कि यार आई डू नॉट सब्सक्राइब द व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म और सीरीज, इसलिए मैं नहीं करूंगा, ऐसा कुछ? हाँ, अगर ऐसा कुछ, सारी फिल्में, हाँ मतलब अगर वो आपका उसमें आपको नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रही है वो फिल्म, तो आप करते हैं नहीं, एक तो है कि नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाह रही है, जिसको हम बुरी स्क्रिप्ट, कंफ्यूज स्क्रिप्ट। एक है कि क्या कहना चाह रही समझ में आ रहा, बस आई डू नॉट सब्सक्राइब दिस व्यू पॉइंट, इसलिए नहीं करूंगा। मेरी पॉलिटिक्स मैच नहीं करती इससे साथ, या आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो कलाकार हूं, मैं तो मिट्टी हूं, कुम्हार जैसा ढाले। वैसा अगर होता तो फिर दुश्मन ही ना कर पाते हम, गोकुल पंडित। वैसा अगर होता तो संघर्ष ही ना कर पाते लज्जा शंकर, जो ह्यूमन सेक्रीफाइस में विश्वास करता है। तो वैसा नहीं होता। नहीं, मैं किरदार नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ कि overall फिल्म क्या कहना चाह रही है। हाँ, तो कहे ना, वो फिल्म है, वो कला है, और कलाकार का काम है कि अगर उसके यहाँ पे हिट कर रही है चीज़ तो उसको करना चाहिए। मतलब हम करते हैं, हम उसमें अपना व्यक्ति नहीं फंसाते हैं कि व्यक्ति के रूप में आशुतोष राणा आप ऐसा सोचते हैं और ये फिल्म वैसा सोच रही है, इसलिए आपको नहीं करनी चाहिए। अगर वो फिल्म उतनी खिली हुई है, किरदार उतने खिले हुए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं यार फिल्म का विषय बहुत रोचक है, आपसे मैच नहीं खाता, आपको अपने आप को ही रिप्लिकेट थोड़ी करना है। कला का मतलब ये है कि आप अपने आप को तोड़ते जाएं लगातार। तो ये चुनाव हमारे हाथ में होता है, अभिनेताओं के हाथ में, कि आप अदाकार होना चाहते हैं या कलाकार होना चाहते हैं। अदाकार में रिपीटिशन का महत्व है, आपको लगातार अपनी उस अदा को रिपीट करना पड़ेगा, और कलाकार में आपको निरंतर विविधता का महत्व है, उसमें आपको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो कलाकार होंगे, आप देख लीजिए कि उनकी मिमिक्रियाँ नहीं होंगी। जब मिमिक्रियाँ होने लगें किसी की, और अगर मिमिक्री भी करनी पड़ेगी तो आप फिर पर्टिकुलर फिल्म की करेंगे। लेकिन अगर मिमिक्री होने लगे तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी सिग्नेचर ट्यून पकड़ में आ गई। आपकी सिग्नेचर ट्यून, आपने, पात्र का मतलब क्या होता है? हम लोगों को पात्र मिलते हैं, पात्र का मतलब होता है कंटेनर। तो जो हम कर रहे हैं वो पात्र है ना, और हम क्या हुए? हम पदार्थ हुए। और हम करते क्या है? हम खुद पात्र बन जाते हैं और पात्र को पदार्थ बना देते हैं।
जो आप बोल रहे थे कि इसमें थोड़ा आशुतोष आ गया है, नहीं आना चाहिए। तो आपको कंटेनर में तो कंटेनर को सॉलिड होना चाहिए और जो पदार्थ है उसको तरल होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमने पदार्थ को तो सॉलिड कर दिया लेकिन कंटेनर को हम तरल करते हैं। इसी चक्कर में हमारी कला की यात्रा अदा की तरफ पहुंच जाए। ऐसा होता है जैसे मेरा एक इंटरेक्ट मुंबई में और सब जगह कि एक मुहावरा चल पड़ा कि यार ये ना बहुत राजकुमार राव टाइप की फिल्म है, ये बहुत ही राजकुमार राव टाइप का कैरेक्टर है। इस तरह की मैंने बातें सुनी है कि अच्छा ये थोड़ा सा इसकी टोन डाउन है, थोड़ा सा रिलेटेबल कैरेक्टर है, बहुत ऐसा हीरो जैसा नहीं दिखता है, एकदम लार्जर देन लाइफ की अविश्वसनीय सा हो। फिर ये आशुतोष राणा टाइप का कैरेक्टर है। इस तरह का संकट रहता है कि फिर बार बार आपके 1 रोल 2 रोल 5 रोल हिट हुए तो बार बार वैसी ही स्क्रिप्ट आ रही हूँ और आपके भीतर भी खींच हो रही है कि भाई ये मैं कर चुका हूँ, जो आपने अभी समझाया अदाकार वर्सेस कलाकार। नहीं, आई थिंक टचवुड मेरे साथ तो अभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही तरीके के रोल बार बार दिए गए हों। अगर एक तरीके का फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है कि स्मॉल टाउन फॉर एग्जांपल स्मॉल टाउन बॉय कि शर्मा जी का बेटा फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि कोई भी आम लड़का नेक्स्ट डोर बॉय, तो अगर वो भी मिलता है 3-4 बार तो फिर उसमें एज एन एक्टर मुझे लगता है कि अब इसमें मैं क्या नया ढूंढूं कि कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी है लेकिन यार ये फिर से वही स्मॉल टाउन बॉय है जो मैं कर चुका हूँ। तो उसमें फिर लूडो भी स्मॉल टाउन बॉय है, अगर आप उसमें से मिथुन निकाल दें तो वो तो एक स्मॉल टाउन बॉय है जो लवर है। तो उसमें फिर आप कुछ डालते हो अपना कि यार इसमें ना कुछ ऐड करते हैं, कुछ सोचते हैं क्या करें, इसको अलग कैसे बनाएं, तो वो मज़ा एज एन आर्टिस्ट आई थिंक। तो वो जो ऐड करने का प्रोसेस है वो एक्टर राजकुमार राव का है या डायरेक्टर का इनपुट है, तो वो थोड़ा समझा पाए अगर। कभी बरेली की बर्फी में भी वो टाउन है, स्त्री में भी वो टाउन है, लूडो में भी वो टाउन है, भीड़ में भी वो है कि एक नहीं, ऑफ कोर्स डायरेक्टर के साथ ही बैठ के आप डिस्कस करते हैं। आप ये तो नहीं कि अब मैं आपको ना सरप्राइज करता हूँ, आप बैठे हुए दिखाता हूँ कुछ, ऐसा तो नहीं होता है। आप बातचीत करते हैं और फिर उसमें से चीज़ें निकल के आती हैं। फिर आप जब फर्स्ट डे सेकेंड डे आपको भी समझ आ रहा होता है, 1-2 दिन लगते हैं कि समझने में कि यार ये जो मैं सोच रहा था और जो मैं कर रहा हूँ हाँ ये सही है। कई बार ऐसा भी होता है कि यार काश हम लास्ट डे सोचते हैं कि काश हम वो फर्स्ट डे वाला सीन काश वापस रीशूट कर पाए, बिकॉज अब मुझे समझ आ गई है 5-6 दिन बाद कि इस कैरेक्टर की क्या वॉइस है। तो मैं भी थोड़ा उलझ रहा था पहले 2 दिन कि ये भी है कि नहीं ये है, तो क्लैरिटी मिलती है धीरे धीरे। पर ऑफकोर्स डायरेक्टर के बिना तो यू कांट जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मैं यही करूँगा, आपको लेना है, चलो ऐसा नहीं होता है। हमारा ये मानना है कि जो आपने अभी बड़ा अच्छा उदाहरण दे के कहा कि टाइप, कि इस टाइप की, ये कह कौन रहा है? आप कह रहे हैं या बाजार कह रहा है? अगर बाजार कह रहा है तो वो उसका लुकआउट है। जिस दिन आपको ये लगने लगे कि आपके टाइप का है, उस दिन आपको सतर्क होकर सोचना चाहिए कि अब टाइम है अपने आप को ब्रेक करने का। अन्यथा बाजार में तो हम क्योंकि हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं तो तुरंत हर चीज़ के ऊपर हम एक डेफिनेशन क्रिएट कर देते हैं। हम अपनी दृष्टि से अपनी सृष्टि की रचना कर देते हैं। तो अब ऐसे तो अलग अलग विभिन्न किस्म के लोग हैं। तो वो अभिनेता को उस पल सोचना चाहिए जब वो खुद अपने ही आप को रिप्लिकेट करने लगे। उसके पास कुछ सिद्ध बाण होते हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड एरोज होते हैं कि पता लगा कि जब भी कभी उसमें आप पड़े और आपने वो सिद्ध बाण निकाले और सट से मारे, आपको ये पता है कि आप ब्रिलियंट नहीं होंगे लेकिन आप वर्स्ट भी नहीं होंगे। और हम जैसे एक्टर या इन जैसे एक्टर जिनको लगातार निरंतर अगर आप पूरा करियर ग्राफ उठा के देखें तो हो सकता है कि विलेन हो, लेकिन हर विलेन अलग विलेन है। नेगेटिव किरदार में भी दुश्मन का गोकुल पंडित संघर्ष के लज्जा शंकर से बिल्कुल अलग था। संघर्ष का लज्जा शंकर शबनम मौसी से बिल्कुल जुदा था। गौरी शंकर हासिल का इन सब से बिल्कुल अलग था। या भीड़ का यादव पुलिस वाला है, इसमें भी मोहले सिम्बा में मोहले है, वो भी पुलिस वाला है। और सोन चिरैया में गुज्जर है, वो भी पुलिस वाला है, वीरेंद्र सिंह गुज्जर। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आपको उसमें वीरेंद्र सिंह गुज्जर नहीं दिखेगा भीड़ के यादव में, और आपको उसमें सिम्बा का नित्यानंद मोहले भी नहीं दिखाई देगा, जबकि है वो पुलिस वाला ही। कारण ये है कि आपको अपने आप को निश्चित रूप से तोड़ते रहना पड़ेगा और तोड़ते रहना चाहिए। अब रही बात कि आपने एक कैटेगरी बनाई है
तो आप बना दीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम तो यार आशुतोष ओवर पावरिंग रोल करते हैं, आप लेके आ जाइए। उसमें आपको निश्चित रूप से ये सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कि चलती हुई दुकान पे आप लात मार दें, रुक जाए। आपकी 2, 4, 5 मर्सिडीज हो सकता है 5 एक साल बाद आए, वो फिर आपको टेम्पटेशन, या हो सकता है कि आप 2000 फीट के मकान में रह रहे हों, 25 हज़ार फीट का बंगला हो सकता है कि 5-7 साल बाद आए। लेकिन वो तो आपको फिर चुनाव आपका है कि आपको अदा में पैसा है, धन है, लक्ष्मी जी है, कला में यश है, सुकून, यश है, यश, यश है। तो जितने भी अभी भी आपने किन की पंक्ति से शुरुआत की थी अपने इस एपिसोड की? कबीर। कोई किसी धनपति की से क्यों, भामाशाह की से क्यों नहीं करी? उन्होंने तो खूब पैसा दिया था ना, भामाशाह राणा प्रताप के समय। कबीर याद है, यश। तो ये चुनाव, ये अभिनेताओं की जो जीवन है वो तो किसके नाम मढ़ दूं, दोहरे व्यक्तित्व का नाटक। बहरूपियों का भी कोई इतिहास हुआ करता है, तो आपको ही अपनी इबारतें खुद मिटानी पड़ती हैं ताकि इतिहास ना बने, याद बने, इतिहास ना बने। ये अनुभव सिन्हा के ऊपर अब ये दबाव है कि चूंकि अब आप एक जमात के लिए प्रगतिशील फिल्म मेकर हैं, पॉलिटिकली वोक फिल्म मेकर हैं, इसलिए ये दबाव कि अब मुझे इसी तरह की फिल्में बनानी है जो बहुत क्लियरली कुछ कम्युनिकेट कर रही हों, या कैन बी एक्सपेक्ट कि एक बहुत ही मज़ेदार सी रोम कॉम, मतलब जिसके ऊपर ये लोड ना हो कि मुझे कुछ डिलीवर करना है मैसेज, वैसा कुछ नहीं। जैसे हम देख रहे हैं मुल्क, दौर है, आर्टिकल 15, थप्पड़, अनेक, मेरे करियर का दौर है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे दिखता है, ये आप जिस बात की बात कर रहे हैं मुझे दिखता है, लेकिन मैं उसको या सब्सक्राइब भीड़ के बाद भी जो आप शूट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने के लिए मैं कोई एफर्ट नहीं करता। इनफैक्ट मैं कोशिश ही करता रहता हूँ कि अरे यार पहले जैसा ना हो जाए कुछ, अरे यार पहले जैसा ना हो जाए कुछ। नहीं, अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता मैं, लोग ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। मेरे दिमाग में कहानी आती है जो मुझे लगता है कहनी है और मैं कह देता हूँ। नहीं, पर जैसे मुल्क में आपने रिलीजन की बात, ऑफ कोर्स ये पैटर्न तो है, पर अनेक वो में रीजन की बात है, थप्पड़ में जेंडर की बात है, आर्टिकल 15 में कास्ट की बात है, भीड़ में ये सारी चीज़ें आ गई हैं, और मोबोक्रेसी भी है, इस्टेब्लिशमेंट को भी क्वेश्चन किया गया है। इसीलिए ना कास्ट क्लास सब टकरा रहे हैं ना यहाँ एक दूसरे से। जो कैरेक्टर्स ट्रेलर में जिस तरीके से बोलते नजर आए उसमें भी दिखता है, और वो ब्लैक एंड वाइट इसलिए ताकि आप और अतिरिक्त मेहनत करो उनमें अपने शेड्स भरने की, जो मैं एक व्यूअर के तौर पे दिखाया कि क्या होगा अनुभव सिन्हा के दिमाग में। मतलब एक वो ऐसा टुटका तो नहीं, अच्छा यार ऐसा कर देते हैं लोगों को लगेगा कुछ नया, कि आप एफर्ट भर रहे हो ना कि अच्छा ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा। तो अब यही ये फेज रहेगा, या ये एक दिन यू विल बी लाइक कि नहीं यार अभी ये हो गया, अभी थोड़ा सा कुछ बहुत नहीं, वो एफर्ट भी नहीं करूंगा मैं, वो भी एफर्ट हुआ, वो हाँ खुद फिर स्वतः स्फूर्त। हाँ, तो अभी जैसे मैं भी इन लोगों से बोल रहा था कि मेरे को ना बहुत समय से छुट्टी नहीं ली है, तो मेरे पास कहानियां बहुत सारी हैं और हर प्रकार की हैं। तो मैं जाके 4-5 दिन अकेला, और मुझे ये पता है कि 3-4 कहानियां हैं जिनसे मैं बहुत आकर्षित हो रहा हूँ कि ये बनाता हूँ, पर वो पक्का नहीं है अभी। तो मैं शायद रिलीज करके थोड़ी छुट्टी करूँगा। कैसे करते हो आप छुट्टी? कहीं किसी यूरोप के कुछ कम ज्ञात देश के किसी अच्छे से शहर में जाके? What happens in Vegas stays in Vegas. मैं टिपिकल हिंदी पत्रकार तरह कहना चाहता हूँ, अच्छा आप वेगस जा रहे हो मुहावरे की ऐसी की तैसी। हाँ, तो छुट्टी जब करूंगा, हाँ नहीं, तो मैं ये भी बोझ नहीं लूंगा कि जो अभी अनुभव सिन्हा को लोग जो ऐसा समझते हैं कि ऐसा सवाल खड़े करने वाले सामाजिक सरोकार की फिल्में बनाता है, वैसी फिल्म बनानी पड़ेगी। अब तो वो भी नहीं सोचता। हमारे दौर का श्याम बेनेगल, नया नवेला रीडिस्कवर्ड।
ये जूते कौन सी कंपनी के हैं? ये यार चाइनीज है। एलेक्स। आपको नहीं चिंता है इकॉनमी की? किसको है? आप बताइए किसको है? सवाल कभी कभी तो मैं भी पूछ सकता हूँ ना। हुक्मरानों को सबसे ज्यादा है बस अर्थव्यवस्था की फिर- चिंता। किसकी? फिर ये सवाल मैं छोड़ देता हूँ। फिर सवाल सही जगह पे है, उनको होनी चाहिए। हाँ नहीं यार, ऐसे पता नहीं कौन से जूते हैं ये, अच्छे काले रंग के मुझे गिफ्ट इनको दिए थे। सब पता होता है, ये इनके शो ऑफ का तरीका होता है। तुमने देखे जूते, मैंने तो नहीं दिखाया। अरे तो सामने दिख रहे हैं, चमक रहे हैं, तो क्या करेगा आदमी? तो आज उसने मुंह भी धुले। पहने, उसके इतने महंगे जूते प्राडा के हैं। प्राडा जूते भी बनाता है? हाँ मेरे तो स्टाइलिस्ट ने भेजे हैं, वापस देने हैं। अच्छा, तो प्राडा की सब चीजों में काले पे एक लाल पट्टी होती है क्या? नहीं, हाँ ये प्राडा नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ये तो पता भी नहीं मुझे क्या है। तो स्टाइलिस्ट ने भेजे तो मुझे पाची वापस होती है। रात को क्या? निकाल के पैक कर दूंगा, वापस स्टाइलिस्ट ले जाएगा। बड़ा अच्छा इटालियन ब्रांड है, सेजारे पाची होती। ये वाला पाची होती? क्या है ये? लुबटॉन है सर ये। लुइतॉन है। आई थिंक रेड सोल तो उसी की होती है। हाँ तो ये वापस कर चले जाएंगे ये। ये या तो राजकुमार राव को ब्रांड्स पता है या करण जौहर को, बाकी किसी को नहीं मालूम। अच्छा ब्रांड्स यही दो लोग आपकी पिछले वीडियो क्लिप निकालेंगे जिसमें ये शो ऑफ बिल्कुल निर्लज्जता पूर्वक, हाँ मैं अमीर आदमी हूँ, मैं महंगे कपड़े पहनता हूँ, मैं सिर्फ डिजाइनर कपड़े पहनता हूँ, मैं हैंडमेड चश्मे पहनता हूँ। किधर बोला, जरा मुझे दिखावा है भाई। अरे लेके वो सब है वीडियो। अरे छोड़ो यार, हैंडमेड चश्मा मैंने पहना ही नहीं आज तक कभी, ये पहना है बस। हैंडमेड पता नहीं कुछ भी है ना, ये क्या है, ये लल्लन टॉप है, ये इंडिया टुडे, ये यूएस जो भी में बोलेंगे कुछ एक पूरी जगहों दुनिया पे और सुनेगी। ये यूरोप में कुछ एक जगहों पे हैंडमेड हाँ। चश्मा। इनको पता है, फ्रेम मुझे पूरा पता भी हाथ नहीं से। है। अच्छा। सौरभ को पता है, मुझे पता भी नहीं है। कि हैंडमेड कुछ होता है। हाँ आपके ऊपर भी ऐसा रहता है प्रेशर की, चूंकि आपकी पूरी भैया हम धोती पहने हेड टू टो आपकी आंखें सबसे ज्यादा प्रभावशाली, तो इसलिए ट्रांसपेरेंट सा चश्मा जिसमें आपकी आंखें दिखें भरपूर। मुझे नहीं। When you मुझे establish that gaze. दूर का नंबर है, और ये चश्मा लगाने से एक लाभ ये होता है कि मैं उसको इंडोर में भी लगा सकता हूँ और आउटडोर में भी लगा सकता हूँ। और फपता भी है। और फपता भी है। जमता भी है। हाँ। आपको 3 4 5 चश्मे अपने साथ रखने नहीं पड़ते। ये जो जूता आप देख रहे हैं ये मेट्रो का है, ये मेरे ख्याल 2-2.5 हज़ार रुपए का, और ये मैं इसको पहन रहा हूँ पिछले 1 ये भी साल आपके स्टाइल, अच्छा आपके कपड़े स्टाइलिस्ट ने दिए, तो स्टाइलिस्ट का कैसा रहता है? दिन का रहता है कि आज सब इंटरव्यू में ये एक बड़ी अच्छी बात कही थी किसी ने कि गरीबी अफोर्ड करने में भी बड़ा पैसा लगता है, कि ये वो है। ये गांधी जी के लिए कहा गया था। किसी ने कहा कि साहब गांधी जी तो तीसरे दर्जे से सफर करते हैं, तो सरोजनी नायडू उन पर बिफर पड़ी और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि गांधी की गरीबी मेंटेन करने में कितना खर्चा होता है? वो तीसरे दर्जे में सफर करते हैं तो हमें पूरे आगे पीछे के डब्बे बुक करने पड़ते हैं, सब कार्यकर्ता बैठते हैं और सब वो। लेकिन मुझे ये बताओ, तुमने आज तक मुझे फिल्मों के अलावा कभी सूटेड बूटेड देखा? कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता ही में देखा है ना। तो किसने बोला सस्ता होता है? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ सस्ता होता है। ये मिथ्या है कि नहीं ये जैकेट ये सस्ती है। नहीं, कहाँ कह रहा हूँ कि सस्ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सस्ता नहीं है, ये मतलब ये कंफर्ट अपना कंफर्ट है अपना, मतलब इसमें कोई ब्रांड नहीं है कि अगर ये कहते हैं तो अगर ब्रांड मान लो तो परम सुख की धोती होगी है जो है अपने आप परम सुख, तो अब वो धोती का तो एक ही ब्रांड है। कुर्ता बोले खादी जाने का तो है। मेरे मुंह में बहुत सारी बातें आ रही हैं। हाँ भीड़ आ रही है 24 मार्च को। आपके नजदीकी सिनेमाघरों में हाँ सिनेमाघरों में आ रही है ये। मल्टी स्टारर। नहीं, लेकिन इसको निश्चित रूप से ये बड़ी आवश्यक फिल्म है। नहीं, नहीं मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं बात को सही धर्रे पे ले आया। हाँ, नहीं आवश्यक फिल्म है, और इसको क्योंकि ये हम सब की दास्तान है और एक ऐसे वैश्विक विभीषिका के दौर की कहानी है जहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब हम और आप, इस विश्व का प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुआ। देवियों और सज्जनों, हम सायास उस तरह के सवालों से बचते रहे जिसमें पूछा जाए कि फेसबुक पोस्ट पर जो लिखा गया उसके आगे और पीछे का विवाद क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सा ट्रेलर अपडेट हुआ और उसमें किस नेता की वाणी का कितना इस्तेमाल किया गया, क्लिप हटी तो क्यों हटी, नहीं हटी तो क्यों नहीं हटी, कास्टिंग का प्रोसेस, एक दूसरे के साथ के रोचक अनुभव, आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स जो कि हमें पता है कि राजकुमार राव की और कौन सी फिल्में आने वाली हैं, वो किन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये पूरा पोथा यहाँ रखा हुआ है ना। उन सब से सायास बचा गया क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ये जो
तीन सज्जन और स्वजन हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो इनसे जो रेगुलर वार्ता होती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या अमूमन इस तरह के इंटरव्यूज़ में, वो भी कोई गलत नहीं है। उनसे इतर कुछ बारीकियां समझी जाएं, किस तरह से ये कैरेक्टर्स को अप्रोच करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। और इस दौरान हमें तो खूब नई चीज़ें पता चली, अदाकार बनाम कलाकार, संगति का सुख, शोर वर्सेस स्वर, और आशुतोष राणा के बोलने में जो लय आती है उसे तोड़ना कितना ज़रूरी है, मॉनिटर के पीछे जाने के अलग अलग विचार। और भीड़ 24 मार्च को आ रही है, आगे का डायलॉग, और लोकतांत्रिक तानाशाह की क्या खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। जब हम लोकतंत्र में रहें तो उस लोकतंत्र का बाना पहनकर और जितने भी किस्म के सचमुच के मंच से दूर बहरूपिये आ सकते हैं, उन सब की शिनाख्त के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह की तालिकाएं बनती भी रहें, अपडेट होती भी रहें। अनुभव सिन्हा को बहुत शुभकामनाएं एक और ऐसी फिल्म बनाने के लिए जिसकी पॉलिटिक्स थोड़ी सी स्पष्ट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। और आपकी एक पिछली फिल्म पे मेरे ऑनेस्ट रिव्यू को लेके SRK के कट्टर फैंस ने मुझे बहुत ट्रोल भी किया है। रावण के लिए 2011 मैंने एक ट्वीट किया था, उन दिनों मैं दैनिक भास्कर के लिए रिव्यू किया करता था कि रावण में शाहरुख को देख के लग रहा है कि वो सुपरमैन की सस्ती कॉपी है। तो भाई लोगों ने नए सिरे से पठान के बाद जो एग्रेसिव हुए हैं उस ट्वीट को निकाल के खूब रिट्वीट किया, आर्काइव भी कर लिया। मैंने कहा बिल्कुल कर लो, मैं अपने विचार पे कायम हूँ। 2011 में मैं वैसे ही सोचता था, और रावण को लेके उस कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका हक है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लोग कहेंगे अरे देखो उसी रावण के अनुभव सिन्हा को बुला के। कोई भी फिल्म या कोई भी किताब तब तक एक्टर या निर्देशक की होती है फिल्म जब तक वो रिलीज़ नहीं हुई। रिलीज़ होने के बाद वो दर्शक की हो जाती है। ऐसे ही किताब के साथ है, तब तक वो लेखक की है जब तक वो प्रकाशित नहीं हुई, और प्रकाशित होने के बाद वो पाठक की हो जाती है। तो इसलिए दूसरे की बात के ऊपर लेखक को या कलाकारों को, एक्टरों को अपनी राय नहीं व्यक्त करनी चाहिए। वो उनकी है, उनकी फिल्म है, उनका किरदार है। बढ़िया, इस पार्ट को भी याद रखा जाएगा ताकि भविष्य के ट्रोलों को इस तरह के छोटे सुख भी ना दिए जाएं। लल्लन टॉप पर इस तरह के सत्संग, इस तरह की चर्चाएं चलती रहेंगी, कुछ ऊबड़ खाबड़, कुछ ऊटपटांग, क्योंकि बीहड़ में विचरने का अपना सुख है। शुक्रिया।